अध्याय 930 अग्निसागर। गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच एक के बाद एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आदिवासी रक्षकों को होली ड्रैगन सिटी ने मार गिराया। दूर से इस दृश्य को देख रहे जललोक के निवासी सन्नाटे में डूब गए। होली ड्रैगन सिटी की अपार शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद भी उनके दिल गहरे सदमे से भरे हुए थे और वे काफी देर तक स्तब्ध रहे। भयानक रूप से शक्तिशाली रहस्यमय हथियारों और सैकड़ों उच्च श्रेणी के स्वामी साधकों ने जल जगत के इन मूल निवासियों की आंखें खोल दीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन दोनों कबीलों ने होली ड्रैगन सिटी के साथ समझौता करना चुना। शायद उन्हें पहले से ही पता था कि वे होली ड्रैगन सिटी का मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, युद्ध क्षेत्र को साफ करो और फिर इन बुलाए गए प्राणियों के शवों को पवित्र ड्रैगन शहर भेज दो। वे शोध के दीवाने लोग उत्सुकता से इन अलौकिक प्राणियों को देखने के लिए अपनी गर्दनें गड़ाए बैठे हैं। मुस्कुराते हुए एक शब्द कहने के बाद तांगजेन मुड़ा और किनारे पर खड़ी धातु की तैरती हुई टांग की ओर लौट गया। उन्हें बाकी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, शहर के निवासी इसे संभाल लेंगे। तांगजेन को केवल परिणामों का इंतजार करना था। इस समय तांगजेन कुर्सी पर बैठे गहरे चिंतन में डूबे हुए थे। एक बार मिशन पूरा हो जाने पर होली ड्रैगन सिटी को 9वें स्तर के शहर में अपग्रेड कर दिया जाएगा और फिर वह आधिकारिक तौर पर किसी अन्य दुनिया पर आक्रमण करने और नींव मंच के लिए उस दुनिया के मूल को लूटने के मिशन को स्वीकार कर लेगा। ये कहा जा सकता है कि अब जाकर होली ड्रैगन सिटी को वास्तव में मीनारों का शहर माना जा सकता है। इससे पहले ये केवल अपने प्रारंभिक विकास चरण में था। अब से लू चेंग को कोई विशेष प्रशिक्षण या देखभाल नहीं मिलेगी। दूसरे लोग के युद्ध क्षेत्र में टेलीपोर्ट होने के बाद उसका जीवन या मृत्यु भाग्य पर निर्भर करेगी। समुद्र पर बेतरतीब ढंग से तैरते विशाल शवों को देखकर तांगजेन गहरी सोच में डूबा हुआ प्रतीत हुआ और फिर वह लगभग खालीपन की स्थिति में चला गया। अचानक कुछ अजीब घटना घटित हुई। उसके शरीर से कानून की एक हल्की सी शक्ति फैल गई और लगभग 10 मीटर के क्षेत्र में अनगिनत ज्वालाएं जीवित परियों में परिवर्तित होती हुई प्रतीत हुईं, जो लगातार सुंदर ढंग से नृत्य कर रही थीं। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि अग्नि तत्व के नियम की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी और जिस क्षेत्र में यह फैल रही थी वह भी लगातार विस्तृत होता जा रहा था। होली ड्रैगन सिटी के सभी साधकों ने इस बदलाव को देखा और उस भयानक शक्ति को महसूस करते हुए उनके चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। टायसन, सबको तुरंत 3 किलोमीटर पीछे हटने का आदेश दो। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी करो। उस मोटे आदमी को शायद कुछ सूझा और वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और टायसन को चेतावनी देते हुए चिल्लाया। तांगजेन की ओर मुड़कर देखते हुए उसकी निगाहों में ईर्ष्या और प्रशंसा के साथ साथ थोड़ी सी चिंता भी झलक रही थी। जब वे पहली बार तांगजेन से मिले थे तब उनकी साधना का स्तर लगभग समान था, लेकिन अब कुछ ही वर्षों बाद तांगजेन उस स्तर तक पहुंच चुका है। यहाँ तक कि वह मोटा आदमी भी, जिसे अपनी असाधारण प्रतिभा पर गर्व था, ये स्वीकार करने पर मजबूर हो गया कि वह बहुत प्रभावित हुआ था। उस मोटे आदमी की चेतावनी सुनकर टायसन, जो तांगजेन पर भी कड़ी नजर रख रहा था, ने बिना किसी झिझक के आदेश दे दिया। सब लोग ध्यान से सुनो, तुरंत 3 किलोमीटर पीछे हटो और निकल जाओ। पवित्र ड्रैगन शहर के योद्धा, जो हमेशा अनुशासित रहते थे, ने उल्लेखनीय दक्षता के साथ अपने आदेशों का पालन किया और तेजी से दूर हट गए। कुछ समय बाद आसपास का समुद्र खाली हो गया और विशाल समुद्री आत्मा जनजाति में केवल तांगजेन ही बचा रहा। इस समय तांगजेन एक विशाल ज्वालामुखी में परिवर्तित प्रतीत हो रहा था, जिसके आसपास की हवा जलती हुई और तरल पदार्थ की तरह बहती हुई दिखाई दे रही थी। भयंकर लपटों के कारण समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ता गया और उमड़ती हुई जलवाष्प आकाश में फैल गई, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वह समुद्र की लहरों की तरह फैल गई। यह विचित्र घटना जल जगत के उड़ान निषेध नियम के कारण होती है। उसके पैरों के नीचे तैरता हुआ धातु का द्वीप अब मोम की मूर्ति जैसा लग रहा था, जो उच्च तापमान में लगातार पिघल रहा था। बूम! पलक झपकते ही तांगजेन से एक और भी भयंकर ज्वाला फैल गई, मानो इस जल जगत के अंतरिक्ष में एक ब्लैक होल बना रही हो। भयानक ज्वालाओं के बीच तांगजेन की आकृति धीरे धीरे उठी, एक सर्वोच्च राजा की तरह गर्व से खड़ी होकर सभी जीवित प्राणियों को नीचे देख रही थी। बिना किसी तैयारी के तांगजेन ने अग्नि तत्व के नियम में पूरी तरह महारत हासिल कर ली और नियम का सच्चा राजा बन गया। इस क्षण से वे राजा स्तर के साधक जिन्होंने नियमों की शक्ति में महारत हासिल नहीं की है, उसके सामने पूरी तरह से कुचल दिए जाएंगे। पूरी तरह से नष्ट हो चुकी समुद्री आत्मा जनजाति और अपने पैरों के नीचे तैरते धातु के द्वीप को, जो कबाड़ के ढेर में बदल गया था, देखकर तांगजेन ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। एक विचार के साथ ही आसपास के समुद्र में मौजूद सभी ज्वालाएं पल भर में गायब हो गईं। एक पल में ही वह टायसन और अन्य लोगों के सामने प्रकट हुआ और उनकी विस्मयकारी निगाहों के बीच धीरे धीरे बोलने लगा। इसे साफ करो, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना है। बाद में और अधिक लोगों को संगठित करें और मैंने आपको जो समुद्री मानचित्र दिया है, उसके अनुसार समुद्र तल से जितना संभव हो उतना खजाना इकट्ठा करें ताकि उसे युद्ध में पुण्य के बदले में प्राप्त किया जा सके। यह आधे महीने में खत्म हो जाएगा और फिर हम पवित्र मार्शल सिटी लौट आएंगे।
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तांग जेन की आकृति गायब हो गई और अपने पीछे अनगिनत दर्शकों को छोड़ गया जो अभी भी उस विश्व विनाशकारी शक्ति में डूबे हुए थे जिसे उसने अभी अभी देखा था। सभी जनजातीय रक्षकों को मार डाला गया और उसके बाद एक के बाद एक कई कार्य सौंपे गए। पवित्र ड्रैगन नगरी ने शुरुआत में किए गए वादे के अनुसार समुद्री जनजातियों को पूरा मुआवजा दिया। विभिन्न जनजातियों को आपूर्ति की खेपें भेजी गईं और एक एक करके मूल निवासियों को जललोक छोड़ने का अधिकार दिया गया और वे सभी बेहद खुश थे। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मैं अपने परिवार के साथ यहाँ से नहीं जा सकता, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि होली ड्रैगन सिटी में जगहों की संख्या सीमित है और हम उन्हें बर्बाद नहीं कर सकते। इन परिस्थितियों में होली ड्रैगन सिटी ने एक और आदेश जारी किया। आज से प्रत्येक चयनित प्रतिभागी अपने परिवार और मित्रों को जललोक छोड़ने के अधिकार के बदले में एक निश्चित संख्या में खजाने का भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है, जिसमें अधिकतम 7 लोग शामिल हो सकते हैं। जब ये खबर आई तो न केवल चयनित लोग बेहद खुश हुए, बल्कि जो लोग चयनित नहीं हुए वे भी बहुत उत्साहित थे। आखिरकार इस मामले में काफ़ी गुंजाइश है और अगर इसे ठीक से संभाला जाए तो जल जगत को छोड़ना अब कोई सपना नहीं रहेगा। रातों रात चयनित लोग अत्यधिक मांग वाले व्यक्ति बन गए, जिन्होंने अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया और कई निजी सौदों को प्रेरित किया। कुछ लोगों ने तो अपनी जगह पक्की करने के लिए स्वेच्छा से सभी खर्चों का वहन भी किया। महज कुछ ही दिनों में होली ड्रैगन सिटी को प्राप्त खजानों की संख्या में एक बार फिर भारी वृद्धि हुई। उसी समय होली ड्रैगन सिटी के साधकों और सी रेमनेंट्स के सदस्यों से बनी बचाव टीमें भी उन क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगी जहां विभिन्न समुद्री आंखें स्थित थीं और बिखरे हुए खजानों को इकट्ठा करने के लिए समुद्र तल में गहराई तक जाने लगीं। अतीत में समुद्र में रहने वाले लोगों के पास पानी के नीचे ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले उपकरण नहीं थे, इसलिए भले ही वे जानते थे कि समुद्र तल में अनगिनत खजाने हैं, वे केवल ईर्ष्या से ही देख सकते थे। हालांकि होली ड्रैगन सिटी द्वारा उपलब्ध कराए गए पानी के भीतर सांस लेने वाले कीड़ों की बदौलत जल जगत के ये मूल निवासी अब पंखों वाले बाघों की तरह हो गए हैं, जो समुद्री जीवों की तरह लगातार समुद्र की आंख के चारों ओर घूमते रहते हैं। समय धीरे धीरे बीतता गया और खजाने से भरे जहाज एक के बाद एक पवित्र ड्रैगन शहर भेजे गए, जहां उन्हें बड़ी मात्रा में युद्ध पुण्य के बदले में दिया गया। निरंतर संचय के साथ पवित्र ड्रैगन शहर द्वारा प्राप्त युद्ध पुण्य की मात्रा काफ़ी अधिक हो गई थी। वह दिन नज़दीक आता जा रहा है जब होली ड्रैगन सिटी वाटर वर्ल्ड से अलग हो जाएगी। स्टॉप अध्याय 931 कानूनों का राजा। हेलिंग जनजाति को छोड़ने के बाद तांग जेन एक ही दिशा में यात्रा करता रहा जब तक कि वह अंततः एक निर्जन समुद्री क्षेत्र में नहीं रुक गया। अग्नि तत्व की शक्ति पर महारत हासिल करने के बाद वह बेहद उत्साहित था और इस अग्नि तत्व की वास्तविक शक्ति का परीक्षण करने के लिए उत्सुक था। हालांकि हेलिंग जनजाति के आसपास का क्षेत्र अत्यधिक घनी आबादी वाला है, जिससे इस तरह के विनाशकारी तरीकों का प्रयोग करना असंभव है। अगर यह बेकाबू हो गया तो निश्चित रूप से इससे भारी जनसंहार होगा। यह इलाका बिल्कुल सही है। आसपास के सभी वातावरण के सामान्य होने की पुष्टि करने के बाद अचानक तांग जेन की आंखों में एक ज्वाला प्रकट हुई। एक धीमी गर्जना के साथ उससे एक अवर्णनीय भयानक शक्ति फैल गई। कई किलोमीटर में फैला एक इलाका पूरी तरह से आग के सागर में डूब गया था। तरल लपटें अविश्वसनीय रूप से शुद्ध थीं, जिनसे खतरनाक रूप से उच्च तापमान निकल रहा था। ऐसे क्षेत्र में जो पूरी तरह से आग की लपटों से भरा हो, कोई भी जीवित प्राणी पल भर में जलकर राख हो जाएगा और बचने की कोई संभावना नहीं होगी। शहर के शक्तिशाली साधकों के पास भाग निकलने का मौका है, लेकिन कानून की शक्ति का आतंक न केवल उसकी शक्तिशाली विनाशकारी क्षमता में है, बल्कि अंतरिक्ष को सील करने की उसकी क्षमता में भी है। कानून के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में केवल एक ही प्रकार की ऊर्जा मौजूद हो सकती है, अन्य सभी ऊर्जाओं को प्रतिकर्षित कर दिया जाएगा और दूर भगा दिया जाएगा। इसलिए एक बार जब कानून की शक्ति लागू हो जाती है तो वह स्थान पूरी तरह से बंद हो जाएगा और यहाँ तक कि राजा स्तर के साधक की टेलीपोर्टेशन क्षमता का भी कोई प्रभाव नहीं रह जाएगा। इसलिए जब तक वे कानून के शिकंजे में आने से पहले भाग नहीं जाते, तब तक उनकी मृत्यु निश्चित है। ये तो कानून की शक्ति का सबसे बुनियादी अनुप्रयोग मात्र है। तांग जेन द्वारा डाउनलोड और खरीदे गए कानून के अनुप्रयोग कानून की शक्ति के लचीले अनुप्रयोगों के अंतर्गत आते हैं। सामान्य परिस्थितियों में इनमें से कुछ को भी समझने और सीखने में काफ़ी समय लग जाता है। हालांकि जादू एप्स्टो की बदौलत तांग जेन को खोज और शोध के चरणों से पूरी तरह छूट मिल गई थी। जब तक उसके पास प्रत्येक तत्व के पर्याप्त मौलिक पत्थर होते, वह सभी प्रकार के कानूनी आवेदनों के लिए उनका आदान प्रदान कर सकता था। टावर सिटी वर्ल्ड में साधना की विरासत अत्यंत दुर्लभ है और ये लगभग पूरी तरह से फाउंडेशन प्लेटफॉर्म के आदान प्रदान पर निर्भर करती है। हालांकि फाउंडेशन प्लेटफॉर्म के अलावा सबसे शक्तिशाली और संपूर्ण साधना विरासत अब तांग जेन के हाथों में है। केवल तांग जेन ही इसके लाभों को सही मायने में समझ सकते थे। तांग जेन की युद्ध क्षमता अब एक अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई है, लेकिन इसे परखने का उचित अवसर न मिलने के कारण वह अपनी वास्तविक शक्ति से अनजान है।
एक विचार के साथ ही आसपास के समुद्र में फैली आग पल भर में गायब हो गई और झुलसा देने वाला तापमान पलक झपकते ही सामान्य हो गया। केवल कानून का शासक ही ऐसा चमत्कारिक कारनामा कर सकता है। अग्नि तत्व के नियम की शक्ति की सामान्य समझ प्राप्त करने के बाद तांग जेन कुछ क्षण के लिए चिंतन में वहीं खड़ा रहा, फिर पवित्र ड्रैगन सिटी के बेड़े की ओर मुड़ गया। जललोक में चल रहा युद्ध अब समाप्त होने वाला है और शेष मामलों को शहर के निवासी संभाल लेंगे। तांग जेन को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने हाल ही में अपना अधिकांश समय जल जगत में बिताया है। इसलिए शहर में कई चीजें जमा हो गई हैं जो उसके द्वारा समय निकालने और उनसे निपटने की प्रतीक्षा कर रही हैं। इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहला मामला एल्फ सिटी से संबंधित है। हाल के दिनों में एल्फ नियंत्रित क्षेत्रों में युद्ध और भी गंभीर हो गया है। हर जगह लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं और समय समय पर विभिन्न स्तरों की झड़पें होती रहती हैं। एल्वेन जाति अब 2 गुटों में बंटी हुई है। विद्रोही गुट स्वतंत्रता चाहता है और एल्वेन शाही परिवार के नियंत्रण से मुक्त होना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी शक्ति विरोधी शाही गुट की तुलना में बहुत कम है। शाही परिवार इन विद्रोहियों से बेहद नफरत करता है और पहले ही आदेश जारी कर चुका है कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कई उच्च स्तरीय शहरों ने, जिन्होंने पहले एल्फ शहर को घेर रखा था, एल्फ शाही परिवार द्वारा अज्ञात कीमत चुकाने के बाद अपने हमले रोकने का फैसला किया, जिससे एल्फ शाही परिवार को कुछ समय के लिए राहत मिली। हालांकि खुद को आराम देने के बजाय उन्होंने आंतरिक कलह को सुलझाने को प्राथमिकता देने का फैसला किया। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई धीरे धीरे गतिरोध की स्थिति में पहुंच गई। चंद्रमा देवी नगरी, जहां युएक्यानहुआ निवास करती है, विद्रोही गुट के अंतर्गत आती है और अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण आसपास के कई शहरों से घिरी हुई है। इसकी वर्तमान स्थिति अत्यंत दयनीय है। इस स्थिति में युएक्यानहुआ को अचानक चमत्कारिक क्षमताओं से युक्त तांग जेन और पवित्र ड्रैगन शहर के शक्तिशाली हथियारों का ख्याल आया। अब तेजी से शक्तिशाली हो रहा होली ड्रैगन सिटी ही मून गॉड टावर सिटी के लिए स्थिति को पलटने की एकमात्र उम्मीद हो सकता है। इस स्थिति में युएक्यानहुआ ने अपने आदमियों को होली ड्रैगन सिटी भेजा, इस उम्मीद में कि तांग जेन अतीत की शिकायतों को बुलाकर मून गॉड टावर सिटी को कुछ सहायता प्रदान कर सकता है। बेशक युएक्यानहुआ का मुख्य लक्ष्य तांग जेन से पर्याप्त हथियार प्राप्त करना था ताकि वह दुश्मन को दबाकर उसे हरा सके। ये सुनिश्चित करने के लिए कि तांग जेन उसे मना न करे, उसने स्टोरेज कार्ड का उपयोग करके सब कुछ लाकर पर्याप्त ईमानदारी दिखाई। ये खबर सुनकर तांग जेन ने जरा भी हैरानी नहीं जताई, क्योंकि एल्फ टावर सिटी की निगरानी शुरू से अंत तक कभी बंद नहीं हुई थी। तांग जेन को इस तरह की महिला के बारे में अच्छी राय नहीं थी, खासकर इसलिए क्योंकि उसने पहले भी उसके खिलाफ साजिश रची थी। इसलिए अगर संभव हो तो तांग जेन उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहता था। हालांकि शहर के स्वामी के दृष्टिकोण से तांग जेन जानता था कि यह मामला होली ड्रैगन सिटी को बहुत लाभ पहुंचाएगा और इसे आसानी से अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा एल्फ जाति की कई चीजें तांग जेन के लिए बहुत उपयोगी हैं। अब जब वे एक नाजुक स्थिति में हैं और उन्हें तांग जेन की मदद की जरूरत है, तो उनका लाभ उठाना स्वाभाविक ही है। दरअसल सबसे आसान तरीका यह है कि तांग जेन खुद एल्फ नियंत्रित क्षेत्र में जाए और जो कुछ वह चाहता है उसे वापस छीन ले। हालांकि तांग जेन अब पूरे वाइल्डनेस वॉर जोन में लगभग बेजोड़ है, लेकिन एल्फ शहर की विरासत 1000 साल पुरानी है और कौन जानता है कि उसके पास कौन से विशेष तरीके हो सकते हैं जो तांग जेन के लिए घातक खतरा पैदा कर सकते हैं। यहाँ तक कि कानूनों का राजा भी अजेय नहीं है, उसे भी चोट लग सकती है और उसकी मृत्यु हो सकती है। कई चीज़ों का अनुभव करने और सुनने के बाद तांग जेन धीरे धीरे एक सिद्धांत को समझ गया। राष्ट्रीय स्तर के शहर आमतौर पर बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन कुछ शहर, हालांकि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पदोन्नत नहीं किया गया है, फिर भी उनमें काफ़ी ताकत होती है। इनमें से कुछ शहर तो राष्ट्रीय स्तर के शहरों से भी अधिक मजबूत हैं, लेकिन कुछ विशेष कारणों से उन्हें अभी तक पदोन्नत नहीं किया गया है। एल्वेन शहर वास्तव में पहले बताए गए शक्तिशाली शहरों की ही श्रेणी में आते हैं, जिनके पास अत्यंत मजबूत बुनियाद और संसाधन होते हैं। साधारण राष्ट्रीय स्तर के शहर शायद उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। यदि ऐसी जाति के बीच आंतरिक कलह भी छिड़ जाए तो भी तांग जेन जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगा। इसलिए तांग जेन ने युएक्यानहुआ के अनुरोध को न तो स्वीकार किया और न ही अस्वीकार किया, बल्कि उसने चंद्र देवी टावर शहर के दूत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जब मेरा मूड बेहतर होगा तब मैं उनसे लेन देन के विशिष्ट विवरणों पर चर्चा करूंगा। इसके अलावा एल्फ जाति से संबंधित एक और मामला भी है। जैसे ही एल्फ नियंत्रित क्षेत्रों में युद्ध छिड़ा, वहां रहने वाले विभिन्न खानाबदोशों ने भागने का विकल्प चुना और उनमें से बड़ी संख्या में लोग जंगल में आ गए और धीरे धीरे पवित्र ड्रैगन शहर के बाहर के जंगलों में बस गए। होली ड्रैगन सिटी ने इन लोगों पर सख्त नियंत्रण लागू किया है ताकि उन्हें पता चल सके कि यह क्षेत्र किसका है। स्टॉप अध्याय 932 प्लेटफॉर्म विसंगति। पूरे निर्जन क्षेत्र में केवल होली ड्रैगन सिटी के आसपास के क्षेत्र में ही एक बड़ा जंगल है। यही कारण है कि वे परग्रही जातियां यहां आकर बस गईं।
शुरू में वे होली ड्रैगन सिटी के प्रबंधन से बहुत असंतुष्ट थे और वे सभी उद्दंड थे और ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हें पूरा यकीन था कि होली ड्रैगन सिटी उनका कुछ नहीं कर सकती। कुछ परग्रही जातियों का पवित्र ड्रैगन शहर के योद्धाओं से टकराव भी हुआ और कुछ ने तो आपस में ही लड़ाई की। पवित्र ड्रैगन शहर के योद्धाओं ने मौके पर ही गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें कई उपद्रवी परग्रही मारे गए। हालांकि इससे और भी अधिक परग्रही भटकने वाले आकर्षित हुए, जिन्होंने घने जंगल में पवित्र ड्रैगन शहर के योद्धाओं पर हमले कर दिए। पवित्र ड्रैगन सिटी स्वाभाविक रूप से उन लोगों पर दया नहीं दिखाएगी जो इसके क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। होली ड्रैगन सिटी के योद्धाओं से संकट का संकेत मिलते ही होली ड्रैगन सिटी ने तुरंत 20 से अधिक सशस्त्र हेलीकॉप्टर और बड़ी संख्या में लड़ाकू सैनिकों को भेजा, जो बहुत कम समय में युद्धस्थल पर पहुंच गए। इसके बाद एक खूनी नरसंहार हुआ। जंगल में खुद को अजेय समझने वाले उन परदेसी यात्रियों का पर्दाफाश होली ड्रैगन सिटी के अत्याधुनिक हथियारों ने कर दिया और फिर उन पर बेरहमी से हमला किया गया। उस लड़ाई ने उन परग्रही घुमक्कड़ों को भयभीत कर दिया जो क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, और इसने उन परग्रहियों को भी पूरी तरह से हतोत्साहित कर दिया जिनके मन में भी यही विचार था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी संघर्ष ने इन परग्रही जातियों को यह एहसास दिलाया कि अगर वे यहाँ रहना चाहते हैं तो उन्हें पवित्र ड्रैगन शहर के प्रबंधन को स्वीकार करना होगा, अन्यथा वे या तो शहर छोड़ देंगे या मर जाएंगे। इसके बाद बहुत कम समय में इन विदेशी जनजातियों की तेजी से गिनती और पंजीकरण किया गया, उन्हें निवास परमिट जारी किए गए और वे जंगल से प्राप्त फसल का उपयोग करके नियमित रूप से किराया चुकाते थे। इन परग्रही जातियों की उपस्थिति से होली ड्रैगन सिटी के आसपास के जंगलों में मौजूद प्रचुर संसाधनों का उपयोग किया जा सकता था, जो एक अच्छा परिणाम था। दूसरी बात झांगतियान शहर से संबंधित है। जब तांग जेन अंततः विशाल टावर शहर पहुंचा तो उसने अनायास ही सितु युवांजी से वादा किया कि वह टावर शहर के 9वें स्तर तक पहुंचने के कार्य को पूरा करने में उसकी मदद कर सकता है। उन्हें पूरा भरोसा है कि अगर उन्हें समय मिले तो वे इस मामले को सुलझा लेंगे। इतना समय बीत चुका है कि अगर कोई इस बारे में बात न करे तो तांग जेन लगभग इसे भूल ही चुका है। अब जबकि झांगतियान शहर को भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है, सितु युवांजी को तांग जेन की पहले कही बात याद आ गई। शायद एक प्रयोग के तौर पर दूसरे पक्ष ने शेंगवू शहर में एक दूत भेजा होगा, इस उम्मीद में कि तांग जेन जब भी समय मिले झांगतियान शहर का दौरा कर सकें। दूसरे पक्ष ने कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की। आखिरकार इस मामले ने झांगतियानचेन को कई वर्षों से परेशान कर रखा था, इसलिए कोई जल्दी नहीं थी। तांग जेन वास्तव में 9वें स्तर के शहर के अलौकिक युद्ध क्षेत्र को देखना चाहता था, ताकि वह कुछ अनुभव प्राप्त कर सके जो पवित्र ड्रैगन शहर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। किसी शहर के लिए 9वां स्तर एक निर्णायक क्षण होता है। राष्ट्रीय स्तर के शहर के रूप में पदोन्नत होने के लिए वह इस सीमा को पार कर पाता है या नहीं, ये प्रत्येक शहर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये शुरुआती युद्ध क्षेत्र उतना सरल नहीं है जितना आप कल्पना कर सकते हैं। सामान्यतः 9वें स्तर के शहर द्वारा आक्रमण किया गया परलोक मूलतः एक युद्ध क्षेत्र होता है जो शहर के लिए संसाधन और उपकरण प्रदान करता है। हालांकि समग्र शक्ति बहुत अधिक नहीं होती, फिर भी यह कई अज्ञात खतरों से भरा होता है। इस शुरुआती युद्ध क्षेत्र में एक छोटी सी गलती भी पूर्ण पराजय का कारण बन सकती है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि झांगतियानचेन कई वर्षों से इस मिशन को लेकर परेशान है, लेकिन कोई प्रगति नहीं कर पाए हैं। अगर मौका मिले तो तांग जेन वास्तव में झांगतियान शहर घूमना चाहेंगे। वह लंबे समय से इस मानव नगरी के लिए तरस रहा था जिसका मूल दुनिया से जटिल संबंध था। लेकिन तीसरी बात ब्लैक प्रिजन सिटी से संबंधित है। होली ड्रैगन सिटी के वे साधक जो जासूसी करने के लिए ब्लैक प्रिजन सिटी गए थे, अब लौट आए हैं और अपने साथ ब्लैक प्रिजन सिटी के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर आए हैं। जैसा कि पहले बताया गया था, वह भूमिगत स्थान जहां ब्लैक प्रिजन सिटी स्थित है अब वीरान है और केवल कुछ ही निवासी क्षेत्र की रक्षा के लिए बचे हैं। क्योंकि दूसरे ग्रहों पर आक्रमण करने वाले युद्धों की कोई समय सीमा नहीं होती है और उनका दशकों या यहाँ तक कि सदियों तक चलना असामान्य नहीं है, इसलिए यह अज्ञात है कि इस प्रस्थान के बाद ब्लैक प्रिजन कैसल को वापस आने में कितने साल लगेंगे। होली ड्रैगन सिटी को निशाना बनाने की पिछली योजना को ब्लैक प्रिजन सिटी के उन निवासियों ने अंजाम दिया जो पीछे रह गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से तांग जेन के प्रयासों के कारण उनकी साजिश विफल हो गई। तांग जेन के मन में ब्लैक प्रिजन टॉवर के लिए गहरी नफरत थी, जिसने लगभग मूल दुनिया और होली ड्रैगन सिटी को नष्ट कर दिया था, और उसने लंबे समय से इससे बदला लेने की योजना बनाई थी। दुर्भाग्यवश चीजें योजना के अनुरूप नहीं हुई और हेयुलुचेन के चले जाने से उनकी योजना अस्थायी रूप से विफल हो गई। हालांकि यह मामला तांग जेन के दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था, और अगर उसने इसे हल नहीं किया तो वह हमेशा असहज महसूस करता रहेगा। इसलिए कानूनों के राजा के पद पर पदोन्नत होने के बाद वह सबसे ज्यादा यही करना चाहता था कि उस क्षेत्र में जाए जहां ब्लैक प्रिजन सिटी स्थित है और उसके अड्डे को तहस नहस कर दे। जब ब्लैक प्रिजन टॉवर सिटी को टॉवर सिटी वर्ल्ड में वापस भेजा जाएगा तो उनका स्वागत खंडहरों द्वारा किया जाएगा। एक शक्तिशाली राष्ट्रीय स्तर के शहर को बेघर करने का विचार अविश्वसनीय रूप से रोमांचक है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह भूमिगत स्थान ब्लैक प्रिजन सिटी के लिए बेहद अहम है। यह उनका महत्वपूर्ण रणनीतिक आपूर्ति अड्डा है। अगर इसे नुकसान पहुंचाया गया तो ब्लैक प्रिजन सिटी बेहद गुस्से में आ जाएगी। होली ड्रैगन सिटी लौटने के बाद तांग जेन अकेले ही फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पर गए ताकि वे अपने द्वारा बदले गए युद्ध गुणों की कुल संख्या की जांच कर सकें। सभी आदिवासी रक्षकों को परास्त करने के बाद शहर का विकास अभियान अब पूरा हो गया है। जललोक के मूल निवासियों को पवित्र ड्रैगन शहर में वापस लाने के बाद पोर्टल को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। एक बार प्रमोशन मिशन पूरा हो जाने पर होली ड्रैगन सिटी को किसी भी समय 9वें स्तर के शहर में पदोन्नत किया जा सकता है। नींव के चबूतरे के सामने खड़े होकर तांग जेन ने अपना पहचान चिन्ह निकाला और उसे अपने बगल की पत्थर की दीवार पर रख दिया। हालांकि जैसे ही उसका पहचान चिन्ह दीवार से छुआ, अचानक एक अजीब सी रोशनी फूट पड़ी और पूरा आधार मंच एक विशाल प्रकाश बल्ब की तरह प्रतीत होने लगा, जिससे पूरा कमरा बर्फीली सफ़ेद रोशनी से जगमगा उठा। क्या हो रहा है? तांग जेन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और उस आधार मंच को ध्यान से देखा जहां यह असामान्य घटना घटी थी। उनकी आंखों में सतर्कता की झलक दिखाई दी। तांग जेन को हमेशा हर शहर में मौजूद मूलभूत मंच के प्रति अविश्वास की भावना रहती थी, इसलिए वह इसका उपयोग तब तक नहीं करता था जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। आधार मंच पर उत्पन्न विसंगति अत्यंत अल्पकालिक रही। पलक झपकते ही पूरा मंच सामान्य स्थिति में लौट आया। हालांकि उसी क्षण कॉर्नरस्टोन प्लेटफॉर्म के सार्वजनिक विज्ञापन क्षेत्र में अचानक बड़े अक्षरों में एक पंक्ति दिखाई दी। पवित्र ड्रैगन नगरी के स्वामी तांग जेन ने विधि राजा का पद सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। इसकी घोषणा पूरे युद्ध क्षेत्र में की जाती है। प्रमुख पात्रों को देखकर तांग जेन के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी, क्योंकि वह लंबे समय तक नींव के चबूतरे को घूरता रहा। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ सोचा है, लेकिन वह निश्चित नहीं था, इसलिए वह समय समय पर अपना सिर हल्के से हिला रहा था। स्टॉप्ड। अध्याय 933 असामान्य आधार मंच। तांग जेन को ये पूर्वाभास हुआ कि टावर सिटी वर्ल्ड के सभी निवासी वास्तव में कॉर्नरस्टोन प्लेटफॉर्म की निगरानी में थे। हालांकि यह मूलभूत मंच आमतौर पर अगोचर और साधारण होता है, लेकिन ये किसी भी गड़बड़ी या बदलाव से तुरंत अवगत होने की संभावना रखता है। उदाहरण के लिए, जब तांग जेन को विधि राजा के पद पर पदोन्नत किया गया तो उन्होंने केवल एक पहचान चिन्ह प्रदान किया। फाउंडेशन प्लेटफॉर्म ने तांग जेन की शक्ति में आए इस बदलाव को भांप लिया और यहां तक कि पूरे जंगली युद्ध क्षेत्र में एक घोषणा भी कर दी। इस तरह अगर तांग जेन गुमनाम रहना भी चाहे तो शायद वह ऐसा नहीं कर पाएगा। ये संभव है कि पूरे जंगल में कई लोगों ने ये घोषणा देखी हो और वे जल्दी ही इस खबर को फैला देंगे और तांग जेन का नाम उस उजाड़ युद्ध क्षेत्र में गूंजेगा। लॉचेंग की दुनिया विशाल है और यहाँ खबरें बहुत धीरे धीरे फैलती हैं। शायद आज से पहले वे पवित्र ड्रैगन शहर के नाम के बारे में बहुत कम जानते थे या उन्होंने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था, लेकिन आज से वे पवित्र ड्रैगन सिटी का नाम जरूर याद रखेंगे और उन्हें ये भी दृढ़ता से याद रखना होगा कि पवित्र ड्रैगन सिटी का नगर स्वामी एक शक्तिशाली विधि राजा है। भविष्य में यदि आपका इस व्यक्ति से किसी भी प्रकार का संपर्क होता है तो आपको एक भयानक कानून के राजा को उकसाने से बचने के लिए बहुत सावधान रहना होगा। राजा स्तर का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसका शहर के अनगिनत साधक सपना देखते हैं और विधि राजा का पद राजा स्तर के साधकों के लिए और भी अधिक वांछनीय लक्ष्य है। हालांकि नियमों को समझना स्तर बढ़ाने से कहीं अधिक कठिन है और बहुत कम राजा स्तर के साधक इस बाधा को पार कर पाते हैं। इसके चलते टावर शहरों की दुनिया में कभी कभार एक ऐसे 3 सितारा राजा का उदय हो जाता है जो राजा स्तर की सीमा तक पहुंच चुका है, लेकिन जिसने नियमों की शक्ति में महारत हासिल नहीं की है। उच्च स्तरीय शहरों में भी 3 सितारा राजा हर जगह मौजूद हैं, लेकिन केवल कानून के राजा ही सच्चे अभिजात वर्ग हैं। वाइल्डनेस वॉर जोन पहले से ही कमजोर था और 3000 युद्ध क्षेत्रों में इसका स्थान काफी निम्न था। तांग जेन के अचानक प्रकट होने से वाइल्डनेस वॉर जोन के परिदृश्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कभी कभी जब आधारभूत मंच किसी शहर की वास्तविक शक्ति का आकलन करता है तो उस शहर के किसानों का साधना स्तर भी एक महत्वपूर्ण संदर्भ मानक होता है। ये कहा जा सकता है कि तांग जेन ने अकेले ही पवित्र ड्रैगन शहर की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाया। जब तांग जेन चुपचाप सोच विचार कर रहा था तभी कॉर्नरस्टोन प्लेटफॉर्म पर एक और संदेश दिखाई दिया। हालांकि ये संदेश सीधे उसे संबोधित था, न कि पूरे वाइल्डनेस वॉर जोन को। पवित्र ड्रैगन शहर के स्वामी को विधि राजा के स्तर पर पदोन्नत किया गया है, जिससे उन्हें उन्नत विशेषाधिकार और अपने स्तर के अनुरूप प्लेटफॉर्म जानकारी देखने की क्षमता प्राप्त हुई है। ये बदलाव अभूतपूर्व था। जब से तांग जेन कॉर्नरस्टोन प्लेटफॉर्म के संपर्क में आया था तब से यह एक निष्क्रिय ट्रेडिंग उपकरण की तरह काम कर रहा था और कभी भी तांग जेन के साथ सक्रिय रूप से बातचीत नहीं करता था। लेकिन अभी हाल ही में इसने लगातार 2 बार असामान्य व्यवहार प्रदर्शित किया है। कॉर्नरस्टोन प्लेटफॉर्म, क्या आप स्वतंत्र रूप से सोचते हैं? तांग जेन ने अपने सामने बने आधार मंच की ओर देखा और शांत स्वर में पूछा।
लंबे समय तक सन्नाटे के बाद आधारशिला मंच ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी, मानो पहले से कोई बदलाव न हुआ हो। क्या मैं इस बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ? जैसे ही तांग जेन हार मानने ही वाला था, तभी आधार मंच पर रोशनी चमक उठी और उपशीर्षकों के 2 और सेट सामने आ गए। जिनके पास नियमों द्वारा शासित टावर सिटी है, उन्हें टावर सिटी वर्ल्ड के सभी युद्ध क्षेत्रों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। कृपया जल्द से जल्द अपनी टावर सिटी का स्तर बढ़ाएं और राष्ट्रीय स्तर की टावर सिटी बने। होली ड्रैगन सिटी की ताकत साधारण नगर राज्यों से कहीं अधिक है और युद्ध क्षेत्र में इसकी समग्र रैंकिंग शीर्ष 10 के करीब पहुंच रही है। होली ड्रैगन सिटी के अत्यधिक उच्च क्षमता सूचकांक के कारण पुरस्कार के रूप में होली ड्रैगन सिटी को 9वें स्तर के शहर में अपग्रेड करने के बाद आप एक निर्दिष्ट अन्य दुनिया में आक्रमण मिशन को अंजाम देने का विकल्प चुन सकते हैं। ये देखकर तांग जेन ने राहत की एक लंबी सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी की एक झलक दिखाई दी। ये वास्तव में एक अच्छा इनाम है, क्योंकि इस तरह से तांग जेन को उन्नति कार्य को आसानी से पूरा करने के लिए अपेक्षाकृत कम शक्ति वाली दुनिया को खोजने की ही आवश्यकता होगी। कॉर्नरस्टोन प्लेटफॉर्म पर कार्यों के आवंटन की अनिश्चितता की तुलना में स्वायत्त रूप से दुनिया पर आक्रमण करने का विकल्प चुनना निस्संदेह अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय है। फिर भी आधारभूत मंच पर हुए परिवर्तनों की श्रृंखला ने उन्हें कुछ हद तक अचंभित कर दिया। हालांकि तांग जेन शांत रहा और गुप्त रूप से आधार मंच में हुए परिवर्तनों के कारणों का विश्लेषण करता रहा। ये स्थिति संकेत देती है कि होली ड्रैगन सिटी के तेजी से विकास ने कॉर्नरस्टोन प्लेटफॉर्म का ध्यान पहले ही आकर्षित कर लिया होगा, या शायद पहले बताए गए पुरस्कार वास्तव में कॉर्नरस्टोन प्लेटफॉर्म द्वारा बहुत पहले तैयार किए गए थे और उन्हें पहले जारी न करने का कारण केवल ये था कि वे अभी पूरी तरह से तैयार नहीं थे। हालांकि जैसे जैसे तांग जेन विधि राजा के पद तक पहुंचा, ये पुरस्कार पवित्र ड्रैगन शहर को समय पर दिया गया। जिस प्रकार एक बॉस बेकार कर्मचारियों को नहीं रखता, उसी प्रकार कॉर्नरस्टोन प्लेटफॉर्म शहर को विभिन्न लाभ और चुनौतियां प्रदान करता है, जिसका अंतिम लक्ष्य दुनिया के मूल को लूटना है। कॉर्नरस्टोन प्लेटफॉर्म की प्रकृति को देखते हुए यह असंभव है कि वे होली ड्रैगन सिटी जैसी अतिशक्तिशाली शक्ति को निष्क्रिय बैठे रहने दें। वे निश्चित रूप से होली ड्रैगन सिटी से योगदान प्राप्त करने के तरीकों के बारे में सोच रहे होंगे। तांग जेन अभी तक दूसरी दुनिया के आक्रमण के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था, इसलिए इस सूचना ने उसे कुछ हद तक चौंका दिया। हालांकि जो हो गया सो हो गया, और कॉर्नरस्टोन प्लेटफॉर्म द्वारा जारी किए गए कार्य को वापस लेने का कोई तरीका नहीं है, अन्यथा उन्हें अज्ञात दंड का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कॉर्नरस्टोन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय व्यक्ति को इसकी सीमाओं का भी पालन करना होगा, जो अपरिहार्य है। तांग जेन के पास इससे निपटने का सकारात्मक तरीका खोजने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तांग जेन को बढ़ी हुई सुविधाओं में बहुत दिलचस्पी थी और कुछ देर सोचने के बाद उसने कॉर्नरस्टोन प्लेटफॉर्म पर काम करना शुरू कर दिया। और सच में विशेषाधिकारों को अपग्रेड करने के बाद मैंने जो देखा वह पहले से बिल्कुल अलग था। इस आधारभूत मंच पर पूरे युद्ध क्षेत्र में शहर स्तरीय इमारतों की रैंकिंग दिखाई दी और होली ड्रैगन सिटी वास्तव में 10वें स्थान पर थी, जैसा कि अधिसूचना में बताया गया था। शीर्ष 9 मंजिलों की बात करें तो तांग जेन ने केवल एक के बारे में सुना था, जो कि ब्लैक प्रिजन टावर सिटी था, जो 7वें स्थान पर था। प्रतिद्वंद्वी की रैंकिंग देखकर तांग जेन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। जैसा कि पहले ही अनुमान लगाया गया था, प्रतिद्वंद्वी की ताकत वास्तव में जबरदस्त थी, जो पूरे युद्ध क्षेत्र में 7वें स्थान पर थी। इससे पता चलता है कि ब्लैक प्रिजन सिटी के पास कुछ बेहद मजबूत तुरुप के पत्ते होने चाहिए, और यह निश्चित रूप से कोई साधारण जगह नहीं है। तांग जेन मन ही मन सौभाग्यशाली महसूस कर रहा था कि उसने उसके खिलाफ कोई जल्दबाजी या अतिवादी कार्रवाई नहीं की थी, अन्यथा अगर दोनों का आमना सामना हो जाता तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। तांग जेन ने शहर की शक्ति रैंकिंग से अपनी नज़र हटाकर संसाधन विनिमय और कौशल विनिमय क्षेत्रों पर एक नज़र डाली। यहाँ हालात बदल गए हैं, अब उन्नत स्तर के साधकों के लिए उपयुक्त कई और वस्तुएं उपलब्ध हैं, लेकिन कीमतें अभी भी अविश्वसनीय रूप से अधिक हैं। तांग जेन को सूची में मौजूद कुछ वस्तुओं में काफ़ी दिलचस्पी थी, लेकिन अत्यधिक कीमतों के कारण, जो कि पैसों की कमी से जूझ रहा था, वह उन्हें खरीदने में हिचकिचा रहा था। उसके पहचान पत्र पर दर्ज मामूली अंक और युद्ध संबंधी उपलब्धियां किसी काम की नहीं थीं। इस दौरान मैंने जल जगत से खजाने इकट्ठा करने के लिए हर संभव प्रयास किया है और काफ़ी सारे युद्ध कौशल अर्जित किए हैं। हालांकि ये कौशल बहुत उपयोगी हैं और इनका आसानी से दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। सौभाग्यवश इन चीज़ों को खरीदना बिल्कुल जरूरी नहीं था, इसलिए उन पर एक नज़र डालने के बाद तांग जेन ने अपना ध्यान अन्य क्षेत्रों की ओर मोड़ दिया। चारों ओर देखते हुए आखिरकार उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसमें उसकी रुचि थी। ये टेलीपोर्टेशन स्टोन टैबलेट हैं, जिनका उपयोग टेलीपोर्टेशन को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। पहले होली ड्रैगन इन्हें खरीद नहीं सकता था क्योंकि उसके पास पर्याप्त अनुमतियां नहीं थीं। अब जब तांग जेन की प्लेटफॉर्म अनुमतियां अपग्रेड हो गई हैं, तो वह अंततः इन्हें खरीदने के योग्य हो गया है। इसके साथ हम अपने घर के दरवाजे से ही टेलीपोर्टेशन को सक्रिय कर सकते हैं और पल भर में हजारों मील दूर की यात्रा कर सकते हैं।
बैकअप के तौर पर 2 टेलीपोर्टेशन स्टोन खरीदने के बाद तांग जेन ने अपना पहचान चिन्ह हटा दिया, आधार मंच पर एक गहरी नज़र डाली और फिर धीरे धीरे वहां से चला गया। तांग जेन के जाने के बाद नींव का चबूतरा अचानक 2 बार झिलमिलाया और फिर तुरंत अपनी मूल स्थिति में लौट आया। स्टॉप्ड स्पीकर ब्राउज़र अध्याय 934 घृणित हथियार। शहर के भीतर लंबे गलियारे से गुजरते हुए तांग जेन उस हॉल में लौट आए जहां वे आधिकारिक कामकाज संभालते थे। ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी विशाल बालकनी पर फैल रही थी और मात्र वृक्ष की शानदार आकृति सूर्यास्त की चमक में नहा रही थी, जो देखने में बिल्कुल मनमोहक लग रही थी। यह मेरा अपना शहर है और घास का हर तिनका और हर पेड़ इतना जीवंत और सुंदर है। यदि हम नगर निर्माण के वास्तविक उद्देश्य को एक तरफ रख दें और केवल उनके पर्यावरणीय परिवर्तन और ऊर्जा संग्रहण कार्यों पर विचार करें, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक नगर निर्माण को एक धन्य भूमि कहलाने का अधिकार है। शहर की चारदीवारी के भीतर खेती करना शहर के बाहर की दुनिया की तुलना में कहीं अधिक तेज है। खूबसूरत नज़ारों की तारीफ करते हुए तांग जेन की नज़र अनजाने में 6 भुजाओं वाली विशाल प्रतिमा पर पड़ी। वह रुक गया और उसे करीब से देखने लगा। इस विशाल प्रतिमा का मूल स्वरूप एक राष्ट्रीय स्तर का शहर था। इसकी विशाल, आकाश को ढंकने वाली आकृति और भयावह युद्ध शक्ति, जो एक ही इशारे से अनगिनत साधकों का नाश करने में सक्षम थी, तांग जेन के लिए आज भी अविस्मरणीय है। सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रीय स्तर के ऐसे भवन नगर के साथ प्रतिस्पर्धा करना लगभग असंभव है। हालांकि इतना शक्तिशाली शहर भी विनाश के अपने भाग्य से नहीं बच सका, जिससे तांग जेन पवित्र ड्रैगन शहर के भविष्य को लेकर और भी चिंतित हो गया। कॉर्नरस्टोन प्लेटफॉर्म से मिली तवज्जो को देखते हुए ये चिंता और भी बढ़ गई है। तांग जेन ने अपनी निगाहें घुमाईं और सुगंधित लकड़ी से बनी अपनी नक्काशीदार मेज की ओर चले गए, फिर धीरे से बड़ी कुर्सी पर बैठ गए। जाओ और झांग जियुकुई को बुलाओ, जो ब्लैक प्रिजन सिटी से लौट आया है। मुझे उससे कुछ पूछना है। सहायक ने सिर हिलाया, कुछ क्षणों के लिए कम्युनिकेटर से छेड़छाड़ की, फिर मुड़कर बगल वाले कमरे में तांग जेन के लिए एक कप सुगंधित पिलाने चला गया। यह एक दुर्लभ प्रकार का समुद्री शैवाल है, जो जल जगत की विशेषता है। धोने, सुखाने और पीसकर पाउडर बनाने के बाद इसका स्वाद अनूठा हो जाता है। जब दोनों जनजातियों ने तांग जेन से मुलाकात की तो उन्होंने उन्हें कई उपहार भेंट किए। तांग जेन ने अपनी समुद्री शैवाल की चाय की चुस्की ली, मेज पर रखे खुफिया दस्तावेजों के पन्ने पलटे और बीच बीच में उनकी भौहें सिकुड़ती रहीं। कुछ ही समय बाद कवच पहने एक हटे कट्टे आदमी ने उग्र भावों के साथ दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया और तांग जेन को सैन्य सलामी दी। होली ड्रैगन सिटी के साधकों की टीम के टोही दस्ते के कप्तान झांग जियुकुई महाराज नगर स्वामी को प्रणाम करते हैं। झांग जियुकुई, जिसने मूल दुनिया की शैली में अपना नाम रखा था, ने तांग जेन को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कट्टरता का भाव झलक रहा था। आप यात्रा से थक गए होंगे, कृपया बैठ जाए। तांग जेन मेज के पीछे से निकली, झांग जियुकुई को एक कुर्सी पर ले गईं और उन्हें थोड़ी सी प्रशंसा भरी मुस्कान दी। ब्लैक प्रिजन सिटी होली ड्रैगन सिटी से हजारों मील दूर है और इसका वातावरण बेहद दुर्गम और भूभाग जटिल है। विरोधी पक्ष का थोड़े समय में 2 बार आना जाना ही उनकी क्षमता का प्रमाण है। तांग जेन हमेशा अपने अधीनस्थों को बहुत महत्व देता था और उन्हें सर्वोत्तम संभव मुआवजा देने की पूरी कोशिश करता था। वह कंजूस नहीं था। जब भी उसके पास कुछ अच्छा होता, वह हमेशा सबसे पहले अपने निवासियों के बारे में सोचता और जो कुछ भी वह चाहता उसे देने में कभी संकोच नहीं करता था। आखिरकार यह उनका अपना शहर है और संसाधनों का आनंद लेने वाले तो निवासी ही हैं। मेहनत का फल जरूर मिलता है। तांग जेन को जो मिला वह था कुलीन साधकों का एक समूह जो उसके प्रति वफादार थे और उसके लिए आग और पानी से भी गुजरने को तैयार थे। हे शहर के स्वामी, क्या हम फिर से ब्लैक प्रिजन टॉवर सिटी चलें? झांग जियुकुई के बैठने के बाद उन्होंने अपने सहायक द्वारा लाया गया पे एक तरफ रख दिया और एक ऐसे स्वर में पूछा जिसमें थोड़ी सी अपेक्षा झलक रही थी। इस व्यक्ति का रंग सांवला था और उसकी भौहों के बीच एक मजबूत भाव था। मिशन के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उसने मिशन को पूरी तरह से सफलतापूर्वक अंजाम दिया। वह सचमुच ब्लैक प्रिजन सिटी की जगह पर वापस जाना चाहता था, उस व्यक्ति को ढूंढना चाहता था जिसने उस पर हमला किया था और उससे बदला लेना चाहता था। अपने सरल स्वभाव के कारण उसने तांग जेन के उद्देश्य का कुछ हद तक अनुमान लगा लिया था, इसीलिए वह पूछने के लिए बेचैन था। ये सुनकर तांग जेन ने सिर हिलाया, झांग जियुकुई और अन्य लोगों द्वारा एकत्र किए गए खुफिया डेटा को निकाला, उस पर एक नज़र डाली और कहा, आपने सही अनुमान लगाया। मुझे वास्तव में ब्लैक प्रिजन सिटी में आपसे कुछ काम करवाना है। कैसा रहेगा? कोई कठिनाई तो नहीं? ये सुनकर झांग जियुकुई अचानक उठ खड़ा हुआ, उसका तगड़ा शरीर फूल गया और वह जोर से चिल्लाया, कृपया आदेश दीजिए नगर स्वामी। मैं निश्चित रूप से आपके भरोसे पर खरा उतरूंगा और दृढ़ संकल्प के साथ मिशन पूरा करूंगा। बिना किसी शिकायत या झिझक के उनके निर्णायक और सीधे साधे जवाब ने उनके रवैये को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। तांग जेन ने सिर हिलाया, अपनी कुर्सी से उठे और झांग जियुकुई के कंधे पर थपथपाया। शानदार! पवित्र ड्रैगन शहर की कुलीन सेना से यही उम्मीद थी।
मेरे पास एक वस्तु है जिसे आपको ब्लैक प्रिजन सिटी तक पहुंचाना है और फिर सही समय आने पर इसे विस्फोटित कर देना है। हालांकि यह हथियार बहुत घातक नहीं है, लेकिन ये ब्लैक प्रिजन सिटी को लंबे समय तक परेशान करने के लिए काफ़ी है, जो उनके लिए एक छोटी सी सजा के रूप में काम करता है। झांग जियुकुई के जिज्ञासु भाव को देखकर तांग जेन ने सहज स्वर में समझाया, निश्चिंत रहें हे नगर स्वामी, हम आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। हालांकि झांग जियुकुई ये पूछना चाहता था कि यह किस प्रकार का हथियार है, लेकिन वह जानता था कि कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो तांग जेन उसे नहीं बताएगा और उसके पास पूछने का अधिकार भी नहीं था। यह एक गुप्त अभियान है जिसका लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर का एक भवन परिसर है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें बेहद सतर्क रहना होगा। चिंता मत करो, मुझे याद है कि तुमने और बाकी भाइयों ने क्या क्या योगदान दिया है। जब हम इस मिशन से लौटेंगे तो मैं तुम्हारे स्वागत में खुद एक भोज का आयोजन करूंगा। ये सुनकर झांग जियुकुई का चेहरा खुशी से चमक उठा। नगर स्वामी द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया जाना एक बहुत बड़ा सम्मान था। अगर उसके आदमियों को पता चल जाता तो शायद वे उससे भी ज़्यादा खुश होते। ये सोचते ही उसने अचानक अपनी मुट्ठी अपनी छाती पर पटकी और चिल्लाया, मैं नगर स्वामी के लिए आग और पानी से गुजरने को तैयार हूँ, भले ही इसका मतलब 10,000 बार मरना ही क्यों न हो। तांग जेन को एक और सैन्य सलामी देने के बाद झांग जियुकुई तेज कदमों से आगे बढ़ा, फिर मुड़ा और दरवाजे की ओर चल दिया। तांग जेन ने दूसरे व्यक्ति के जाते हुए चेहरे को देखा, हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर अपने सहायक को इशारा किया, हथियार प्रयोगशाला में जाओ और उन लोगों द्वारा बनाए गए उन सुपर स्कंक बमों में से 5 बम ले आओ। उन्हें निर्देश पुस्तिकाओं के साथ झांग जियुकुई को दे दो। ये 5 बम काफ़ी बड़े हैं। मुरोंग जियान के पास वापस जाओ और 2 स्टोरेज कार्ड ले आओ, फिर उन्हें झांग जियुकुई को भी दे दो। ये सुनकर युवा सहायक ने सिर हिलाया, तुरंत मुड़ा और तांग जेन के निर्देशों का पालन करने के लिए चला गया। हालांकि जब सहायक ने सुना कि तांग जेन बदबूदार बम का इस्तेमाल करने जा रहा है तो उसके चेहरे के भाव काफ़ी दिलचस्प थे। ऐसा लग रहा था मानो उसने कुछ सोचा हो और उसके होंठों का कोना हल्का सा फड़क उठा। होली ड्रैगन सिटी द्वारा विकसित स्कंक बुलेट में मूल दुनिया के समान हथियारों की तुलना में कहीं अधिक शक्ति है। इस हथियार की गंध अधिक तीखी होती है, लंबे समय तक बनी रहती है और अधिक भेदक होती है, जिससे एक बार शरीर पर लग जाने के बाद इसे हटाना बेहद मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि अगर आप दूषित वस्तु को पानी में भिगो भी दें तो भी उसे पूरी तरह से हटाने में सालों लग सकते हैं। इसलिए ये हथियार भले ही कमजोर प्रतीत हो, लेकिन इसकी विनाशकारी शक्ति वास्तव में अधिक स्थायी और कष्टदायक है। अगर इन 5 सुपर स्कंक बमों को उस भूमिगत स्थान में विस्फोटित कर दिया जाए जहां ब्लैक प्रिजन सिटी स्थित है, तो यह निश्चित रूप से एक वास्तविक नरक बन जाएगा, क्योंकि यहां तक कि सबसे गंदे जीव भी उस गंध को लगभग असहनीय पाएंगे। ऐसा अनुमान है कि अब वहां कोई भी जीवित प्राणी नहीं बचेगा। मुझे कहना पड़ेगा, नगर स्वामी का ये कदम बिल्कुल घिनौना था। स्टॉप्ड स्पीकर ब्राउज़र। अध्याय 935 गेम वैली में अप्रत्याशित घटना। होली ड्रैगन सिटी स्कंक बम की शक्ति का परीक्षण जीवित जानवरों पर किया जा चुका है। एक बार जब वह भयानक गंध फैल जाती है तो सामान्य जीव उसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। जब पहली बार यह प्रयोग किया गया तो भयंकर राक्षसों का एक समूह दुर्गंध से अभिभूत हो गया और वे अपने पिंजरों में उत्पात मचाते हुए छटपटाने और चीखने लगे, उस भयानक गंध से बचने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि यह उत्पाद प्रभावी है, लेकिन इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए, अन्यथा यह एक विनाशकारी परिणाम होगा। इसलिए इसके विकसित होने के बाद इसे एक गोदाम में रख दिया गया और इसे कभी इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। तांग जेन को स्कंक बुलेट नामक एक विशेष हथियार का ख्याल तभी आया जब उसने खुफिया जानकारी में पढ़ा कि ब्लैक प्रिजन सिटी के भूमिगत क्षेत्र में कई विचित्र जीव रहते हैं जो ब्लैक प्रिजन सिटी के निवासियों के जीवन से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। उसका इरादा वास्तव में इस सुपर स्कंक बम का इस्तेमाल ब्लैक प्रिजन सिटी को परेशान करने के लिए करना था, और यह एक बड़ा उपहार भी था जो उसने प्रतिद्वंद्वी के लिए तैयार किया था, क्योंकि वे सिटी वर्ल्ड में नहीं थे और सीधे मुकाबले में शामिल नहीं हो सकते थे। यह विधि देखने में तो बच्चों का खेल लग सकती है, लेकिन अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये सीधे घातक हथियारों का उपयोग करने की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी हो सकती है। जब ब्लैक प्रिजन सिटी अंततः दूसरे लोक पर अपना आक्रमण समाप्त करके टेलीपोर्टेशन चैनल के माध्यम से होली ड्रैगन सिटी लौटती है तो वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि उनका घर एक ऐसी दुर्गंधयुक्त जगह बन गया है जो लगभग किसी को भी मार सकती है। उनके चेहरे पर कैसी प्रतिक्रिया होगी? शायद इन लोगों के, जिनकी त्वचा पहले से ही सांवली है, चेहरे किसी बर्तन की तली की तरह काले होंगे और क्रोधित होना भी स्वाभाविक है। उन अंधेरी जेल की मंजिलों में बंद कैदियों के हताश और घबराए हुए भागने की कल्पना करते हुए, अपनी नाक ढककर भागते हुए, तांग जेन खुद को हंसने से नहीं रोक सका। हंसने के बाद तांग जेन ने मेज पर पड़े अधूरे आधिकारिक कामों पर नजर डाली, अनजाने में अपना सिर खुजलाया और उन पर काम करना जारी रखा। किसी शहर का स्वामी होना उतना आसान और चिंतामुक्त नहीं होता जितना कोई सोच सकता है। तांग जेन उस समय काफी थका हुआ महसूस कर रहा था।
जब तांग जेन आधिकारिक कामकाज में व्यस्त थे, तब झांग जियुकुई ने अपने हथियार और उपकरण प्राप्त किए और होली ड्रैगन सिटी से निर्दयी डाकू जैसे साधकों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए तेजी से ब्लैक प्रिजन टॉवर सिटी की ओर बढ़ गए। पिछली बार ब्लैक प्रिजन सिटी में उन्हें मामूली हार का सामना करना पड़ा था, जब वहां बचे हुए निवासियों ने इलाके की जानकारी का फायदा उठाते हुए छुपकर हमला कर दिया था। इस बार वे बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। भगवान ही जाने तांग जेन की मंजूरी मिलने के बाद ये लोग ब्लैक प्रिजन सिटी का क्या हाल करेंगे। उसी समय होली ड्रैगन सिटी के बाहरी इलाके में एक निश्चित क्षेत्र में साधारण कवच पहने हुए युवकों और महिलाओं का एक समूह उत्साहित भावों के साथ इकट्ठा हुआ था। शेंगलोंग ग्रुप द्वारा शुरू किया गया ये वास्तविक जीवन पर आधारित खेल अब छोटे पैमाने पर संचालित होना शुरू हो गया है और उत्सुक भाव वाले ये युवा लड़के और लड़कियां लुचेंग की दुनिया में आने वाले पहले खिलाड़ी हैं। आत्मा के स्थानांतरण की जादुई विधियों और दूसरी दुनिया के भव्य दृश्यों ने उन्हें विस्मय में डाल दिया और वे लगातार आश्चर्य से वाहवाही कर रहे थे। उन्हें केवल एक ही बात से परेशानी थी कि निर्धारित क्षेत्रों के अलावा होली ड्रैगन सिटी में फिलहाल उन्हें अन्य स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं थी। यदि आप किसी ऊंचे स्थान से नीचे की ओर देखें तो आपको पता चलेगा कि जिस क्षेत्र में ये गेमर सक्रिय हैं, वह वास्तव में पहाड़ों से घिरा हुआ एक स्थान है, लेकिन पहाड़ों और पानी से घिरा हुआ, जो एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है। इस स्थल के चारों ओर बने पहाड़ तांग जेन की देन थे, केवल वही रातों रात ऐसा कारनामा कर सकते थे। इसके अलावा योजना के अनुसार पवित्र ड्रैगन शहर के बाहर भूमि के एक विशाल क्षेत्र को घेरते हुए पहाड़ों से घिरे ऐसे कुल 12 खेल स्थल बनाए जाएंगे। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य इन खिलाड़ियों को इधर उधर भटकने और होली ड्रैगन सिटी की सामान्य व्यवस्था को बाधित करने से रोकना है। इसके अलावा इस तरह के पूरी तरह से बंद स्थान में गेमर्स की सुरक्षा की काफ़ी हद तक गारंटी दी जा सकती है। दरअसल होली ड्रैगन सिटी की मौजूदा ताकत को देखते हुए उसे अब इस बात की परवाह नहीं है कि यह वास्तविक जीवन का खेल कितना राजस्व ला सकता है। इसके अस्तित्व का एक अन्य उद्देश्य इन खेल खिलाड़ियों का अवलोकन करना, उत्कृष्ट योग्यता वाले लोगों का चयन करना और फिर होली ड्रैगन सिटी द्वारा उन्हें होली ड्रैगन सिटी के निवासियों के रूप में भर्ती करना है। प्रतिभाओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए होली ड्रैगन सिटी को ये तरीका अपनाना पड़ा। आखिरकार ये खेल पूरी तरह से वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित है, जिससे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा और सहज ज्ञान का पूरा उपयोग करने का मौका मिलता है। इसलिए खेल के दौरान ही किसी की योग्यता का पता तुरंत चल जाता है। ऐसा माना जाता है कि भविष्य में इस खेल में भाग लेने, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रयास करने और पवित्र ड्रैगन शहर की उच्च कल्याण प्रणाली के माध्यम से भर्ती प्राप्त करने के साथ साथ आप्रवासन योग्यता प्राप्त करने की लहर मूल दुनिया भर में फैल जाएगी और अनगिनत लोगों का लक्ष्य बन जाएगी। इसके अलावा इस खेल के माध्यम से मूल दुनिया के निवासी टावर सिटी की दुनिया के बारे में जितना संभव हो उतना जान सकते हैं, जिससे धीरे धीरे मूल दुनिया और टावर सिटी की दुनिया एक अविभाज्य इकाई में परिवर्तित हो जाएगी। जैसा कि उम्मीद थी, टावर सिटी की जादुई दुनिया के नज़ारों को देखने और आरामदायक प्राकृतिक वातावरण का अनुभव करने के बाद ये गेमर्स वहीं ठहर गए और टावर सिटी की दुनिया से बेहद मोहित हो गए। इस समय खिलाड़ियों का एक समूह घने जंगल से होते हुए आगे बढ़ रहा है और एक खोज के लिए आवश्यक एक विशेष जड़ी बूटी की तलाश में जुट रहा है। वे चलते और हंसते रहे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनके आसपास की झाड़ियों में अंधेरी परछायां इधर उधर भाग रही थीं। वूश! एक तीर घास को चीरता हुआ हवा में तेजी से आया और समूह के सबसे आगे खड़े एक युवक की छाती में जा लगा। उसने भय से आगे की झाड़ियों की ओर देखा, फिर आक्रोश से भरे चेहरे के साथ जमीन पर गिर पड़ा। हे भगवान, इस गेम में तो सचमुच लोगों की मौत हो जाती है। बेहोश होने से पहले उस युवक ने एक लंबी, अनिच्छुक दहाड़ मारी। जैसे ही मेजबान शरीर की मृत्यु होती है, युवक की आत्मा को तेजी से निकाल लिया जाता है और फिर एक आत्मा टेलीपोर्टेशन प्रणाली के माध्यम से उसे इच्छालोक में वापस भेज दिया जाता है। एशियाई संघ के एक शहर में एक आवासीय इमारत से अचानक आक्रोश की एक भयंकर गर्जना गूंज उठी। एक युवक आत्मा स्थानांतरण पॉड से उठ बैठा और हताशा में अपने उलझे हुए बालों को खुजलाने लगा। उसका रूप रंग बिल्कुल उस युवक जैसा था जो अभी अभी मर चुका था। धिक्कार है, मुझे इतना मजा आ रहा था, उन्हें मुझे क्यों मारना पड़ा? दुख और आक्रोश से भरे उस युवक ने कुछ शब्द चिल्लाए और फिर तुरंत एक नए मेजबान शरीर के लिए आवेदन किया। पहला होस्ट बॉडी मुफ्त है, लेकिन दूसरे के लिए पैसे लगेंगे। हालांकि उस युवक के पास पैसों की कमी नहीं है, वह बस जल्द से जल्द एक नया होस्ट बॉडी पाना चाहता है और फिर टावर सिटी की दुनिया में टेलीपोर्ट होकर खेल जारी रखना चाहता है। लेकिन आवेदनों की सूची को देखकर, जिसमें 7 अंकों की चौंका देने वाली संख्या थी, युवक को अचानक चक्कर आने लगा। होली ड्रैगन सिटी में मेजबान शरीरों की संख्या सीमित है, कौन जानता है कि उसकी बारी कब आएगी। मुझे मरने दो, मैं अब और जीना नहीं चाहता। युवक ने आकाश की ओर दहाड़ मारी, उसका चेहरा दुख और आक्रोश के मिश्रित भावों से भरा हुआ था। विशाल इमारतों की दुनिया, खेलों की घाटी। अचानक हुए इस हमले से गेमर्स में दहशत फैल गई और उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सौभाग्य से वे सभी एक बात समझ गए थे, मेजबान शरीर की मृत्यु का मतलब मूल शरीर की मृत्यु नहीं था।
इसलिए अराजकता के बावजूद अधिकांश खिलाड़ियों ने तुरंत अपने हथियार निकाल लिए और रक्षात्मक मुद्रा अपना ली। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोगों को इतनी आसानी से मारने की? क्या तुम्हें गश्ती दल द्वारा पकड़े जाने का डर नहीं है? आगे चल रही लड़की ने मुखौटा पहन रखा था, उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी और उसमें जरा भी डर नहीं दिख रहा था। अन्य खिलाड़ियों ने तुरंत खतरे की चेतावनी जारी कर होली ड्रैगन सिटी की गश्ती टीमों को जल्द से जल्द पहुंचने के लिए सूचित किया, लेकिन जवाब में उन्हें तीखे तीरों की बौछार का सामना करना पड़ा। कई खिलाड़ी समय रहते तीरों से बच नहीं पाए और तीरों की चपेट में आ गए। चीखते हुए वे जमीन पर गिर पड़े। लड़की के कंधे में भी गोली लगी थी, लेकिन सौभाग्य से उसके चमड़े के कवच ने अच्छी सुरक्षा प्रदान की और तीर केवल आधा इंच ही उसके मांस में घुस पाया। झाड़ियों से बेतुकी चीखों की एक श्रृंखला सुनाई दी और दर्जनों फटेहाल डाकू, जो कच्चे धनुष बाण, तलवारों और भालों से लैस थे, अचानक झाड़ियों से निकले और भयंकर भावों के साथ उनकी ओर दौड़ पड़े। धुंधली रोशनी में उन्हें पेड़ों के बीच एक जर्जर इमारत दिखाई देती और गायब होती हुई प्रतीत हुई। विशेषकर जब डाकू पास आने लगे और उनकी शक्लें नजर आने लगीं, तो सभी के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। ये तो एक राक्षस है। स्टॉप। अध्याय 935। केवल एक ही युद्ध की तलाश। फटे पुराने कवच पहने और हथियार लिए ये डाकू सचमुच राक्षसों जैसे दिख रहे थे। सामान्य मनुष्यों के शरीर पर काले और जलने के निशान नहीं होते, त्वचा के बड़े बड़े हिस्से में घाव नहीं होते और वे छिलते नहीं हैं, और उनके शरीर पर ऐसे घातक घाव भी नहीं होते जिनमें से घावों के माध्यम से टूटे हुए आंतरिक अंग भी दिखाई देते हों। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी आंखें भयानक रूप से धूसर थीं। वे जीवित मनुष्यों की आंखें बिल्कुल नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी विशेषता थी जो केवल मृत प्राणियों में पाई जाती है। जैसे ही ये डाकू राक्षस खिलाड़ियों की ओर दौड़े, एक दुर्गंध ने उनकी इंद्रियों पर हमला किया, जिससे उन्हें उल्टी आने लगी। इसमें कोई शक नहीं कि वे बिल्कुल राक्षस हैं, लेकिन मूल दुनिया के खिलाड़ियों के लिए बनाई गई इस गेम वैली में ऐसे राक्षस कैसे हो सकते हैं जो सक्रिय रूप से उन पर घात लगाकर हमला करें और यहां तक कि उन्हें मार भी डालें? ये स्थिति पूरी तरह से अतार्किक है। खेल में कुछ वास्तविक लड़ाई के दृश्य शामिल किए जाएंगे ताकि यथार्थता का एहसास दिलाया जा सके, लेकिन हम हताहतों से बचने की पूरी कोशिश करेंगे और कभी भी जानबूझकर खिलाड़ियों को नहीं मारेंगे। सबसे पहले, गेमर्स को मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचाने का डर है। दूसरे, होस्ट बॉडी के पुनर्चक्रण और मरम्मत में संसाधनों और धन की बर्बादी होती है, इसलिए नुकसान से यथासंभव बचा जाना चाहिए। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, होली ड्रैगन सिटी के लिए ऐसा करना असंभव है। जब गेमर्स ये सोच ही रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, तभी दूसरी तरफ से डाकू राक्षसों का एक समूह आगे बढ़ गया। उनकी संख्या खिलाड़ियों के समूह से कहीं अधिक थी और वे अविश्वसनीय रूप से तेज थे और उनका तालमेल एकदम सटीक था। राक्षस बन जाने के बाद भी उनके पिछले जन्मों की लड़ने की प्रवृत्ति बरकरार रहती है। यदि आप उनकी मृत्यु के स्पष्ट संकेतों को अनदेखा कर दें और उनके चेहरों को ढक दें, तो आप उन्हें आसानी से सामान्य लुटेरों के समूह के रूप में समझ सकते हैं। तुम सब वहां क्यों खड़े हो? भागो। ये स्पष्ट नहीं है कि किस खिलाड़ी ने यह बात चिल्लाई, लेकिन जैसे ही उनके मुंह से ये शब्द निकले, टीम के कई खिलाड़ी तुरंत मुड़कर बिना किसी झिझक के भाग गए। अगर आप लड़ाई नहीं जीत सकते, तो आपको तुरंत मुड़कर भागना सीखना होगा। प्रशिक्षण के दौरान उनके प्रशिक्षकों ने उन्हें यही बात विशेष रूप से बताई थी। यही जीवित रहने का ज्ञान है, खतरे से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए उस समय उनके द्वारा किए गए कार्य शर्मनाक नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही बुद्धिमानी भरा निर्णय थे। शेष खिलाड़ियों में से कुछ ने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अभी भी 7 या 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पीछे नहीं हटे हैं, तो वे एक पल के लिए हिचकिचाए और जोर से चिल्लाए, क्या तुम लोग पागल हो? तुम लोग भाग क्यों नहीं रहे हो? अपने 7 या 8 साथियों को उत्साह से चमकते चेहरों के साथ डाकू राक्षस का सामना करने की तैयारी में अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए देखकर वे पूरी तरह से अचंभित रह गए। क्या समय यात्रा के दौरान उन सभी के मस्तिष्क में चोट लग गई थी, जिसके कारण खतरे का सामना करने पर उन्हें बचने का तरीका नहीं पता था? ये तो बिल्कुल समझ से परे है। हालांकि वे मेजबान शरीरों का उपयोग करते हैं और वास्तव में मरने की चिंता नहीं करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे मृत्यु का स्वाद चखना चाहते हैं। कई बार आवाज लगाने के बाद भी जब उनके साथियों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, तो गेमर्स ने अपना सिर हिलाया और तेजी से दूर भाग गए। उन कमीनों को बस इंतजार करना होगा कि कब वो राक्षस उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। जो खिलाड़ी अपनी जगह पर डटे रहे, उन्हें लगातार कंपन महसूस हो रहा था। इस रोमांच ने उन्हें उत्साह से दहाड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने 3 कारणों से यहाँ रुकने का साहस किया। पहला, वे वास्तव में मरेंगे नहीं। दूसरा, गेम वैली में गश्ती दल जल्दी ही पहुंच गया था। और तीसरा, वे ठंडे हथियारों से लैस युद्ध क्षेत्र में लड़ने का वास्तविक अनुभव लेना चाहते थे। यह उन्होंने टावर सिटी वर्ल्ड जाने से पहले योजना बनाई थी। दुर्भाग्यवश योजनाएं हमेशा उम्मीद के मुताबिक नहीं चलती और होली ड्रैगन सिटी ने उन्हें एक घाटी में कैद कर दिया, जहां से उन्हें निकलने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। इससे उन्हें निराशा हुई, मानो उनकी यात्रा में कुछ कमी रह गई हो।
हालांकि अप्रत्याशित रूप से हालात तब बदल गए जब खेल घाटी में अचानक बड़ी संख्या में डाकू राक्षस प्रकट हो गए। इससे समूह ने आवेग में आकर डाकू राक्षसों से लड़ने का फैसला किया। इस समय उनके पीछे भागते हुए साथी और आगे उमड़ते हुए दुश्मनों के बीच वे दोनों के बीच खड़े थे और उत्साह से उनका खून खौल रहा था। आप लोग पहले जाए, हम आपकी जगह लेंगे। अपने साथियों के लिए, न्याय के लिए तुम मरोगे। गौरव ही मेरा जीवन है, एक सच्चा योद्धा मृत्यु तक लड़ेगा। इन गेमर्स के मुंह से अचानक कुछ भद्दे शब्द निकले और उसी समय वे दहाड़ते हुए अपने हथियार निकालकर तेजी से आगे बढ़ रहे डाकू राक्षसों से भिड़ गए। अचानक से वार करने और काटने की आवाजें गूंज उठीं क्योंकि कवचधारी गेमर तेज तलवारें लिए हुए फटे हाथ डाकू जैसे राक्षसों के साथ तेजी से युद्ध में जुट गए। शहर की दुनिया में प्रवेश करने से पहले प्रत्येक खिलाड़ी को बुनियादी युद्ध प्रशिक्षण से गुजरना होगा, जिसमें हाथ से हाथ का मुकाबला और हथियार से युद्ध शामिल है। इसलिए भले ही वे इस क्षेत्र में विशेषज्ञ न हो, फिर भी उन्हें हाथापाई की लड़ाई की कुछ समझ थी और वे कुछ अच्छे दांव पेच कर सकते थे। उन्हें दुश्मन पर हमला करने और खुद को बचाने के बारे में थोड़ी जानकारी थी। इसके अलावा जो खिलाड़ी रुके रहे उनमें से कुछ वास्तव में लड़ाई के विशेषज्ञ थे, अन्यथा वे असली लड़ाई का अनुभव करने के लिए इतने उत्सुक नहीं होते। वे पीठ से पीठ मिलाकर खड़े थे, चारों ओर से हो रहे हमलों से खुद को बचा रहे थे। खून घास पर छिटक रहा था। लड़ाई जारी रही और कुछ ही दौर की लड़ाई के बाद खिलाड़ियों ने अपना दबदबा कायम कर लिया था। उनके चारों ओर लगभग 10 डाकू राक्षसों के शव बिखरे पड़े थे। इस यथार्थवादी युद्ध अनुभव ने इन गेमर्स को इतना उत्साहित कर दिया कि उनकी आंखें लाल हो गईं। हालांकि जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, उनका सौभाग्य समाप्त हो गया। एक डाकू राक्षस कुल्हाड़ी लिए हुए आगे बढ़ा और एक खिलाड़ी की असावधानी का फायदा उठाते हुए अपनी विशाल कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर बेरहमी से वार किया। हालांकि कुल्हाड़ी पर जंग लगी हुई थी और उस पर गहरे लाल रंग के खून के धब्बे थे, फिर भी उसका ब्लेड असाधारण रूप से तेज था। पलक झपकते ही युद्ध कुल्हाड़ी खिलाड़ी की गर्दन पर जा गिरी और बिना किसी प्रतिरोध के उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। आक्रोश और आश्चर्य से भरा एक सिर आसमान की ओर उछल गया जैसे ही युद्ध कुल्हाड़ी उस पर से गुजरी। धड़ाम, सिरकटी लाश जमीन पर पड़ी थी। उसके अंग अभी भी छटपटा रहे थे और उसकी गर्दन पर लगे घाव से बिजली की हल्की चिंगारियां निकलती हुई देखी जा सकती थीं। ये खिलाड़ी एक अर्धयांत्रिक शरीर का उपयोग कर रहा है और यदि दर्द की अनुभूति बंद कर दी जाए तो उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो सकता है। हालांकि अगर ऐसा होता तो गेमर्स को ऐसा महसूस होता जैसे वे किसी धातु के डिब्बे में फंसे हुए हैं, जो कि एक होलोग्राफिक गेम खेलने से अलग नहीं होता। इस तरह का अनुभव स्वाभाविक रूप से वास्तविक स्पर्श जितना संतोषजनक नहीं होता। हालांकि युद्ध की स्थितियों में यह विशेषता खिलाड़ियों को महत्वपूर्ण लाभ दे सकती है, जिससे उनकी युद्ध शक्ति में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। यही एक और बड़ा कारण है कि कई गेमर्स ने यहीं रहने का विकल्प चुना। दर्द के हस्तक्षेप के बिना उनका मानना था कि वे सुपरहीरो बन सकते हैं। हालांकि दर्द को नज़रअंदाज करने का मतलब यह नहीं है कि मृत्यु नहीं होगी। सिर धड़ से अलग हो जाने पर शरीर स्वतः ही यह मान लेगा कि शरीर मर चुका है और पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा। मृत मेजबान शरीर के भीतर गेमर की आत्मा आक्रोश से भरी हुई थी, लेकिन पलक झपकते ही उसकी आत्मा को टेलीपोर्टेशन सरणी द्वारा तुरंत खींच लिया गया और सीधे मूल दुनिया के गेम टेलीपोर्टेशन पॉड में वापस फेंक दिया गया। स्टॉप्ड स्पीकर ब्राउज़र। अध्याय 936 मृत्यु से डरने की क्या बात है। जैसे ही पहला खिलाड़ी मारा गया, दूसरा खिलाड़ी तेजी से टीम से अलग हो गया और कई डाकू राक्षसों ने उसे घेर लिया, जिन्होंने भाले से उसके शरीर को भेद दिया। इन डाकू राक्षसों की उत्तेजित दहाड़ों के बीच खिलाड़ी के शव को ऊपर उठाया गया और फिर पास की घास पर फेंक दिया गया। एक डाकू राक्षस ने कुल्हाड़ी लिए उस पर हमला किया और उसे कमर से 2 हिस्सों में काट दिया। धिक्कार है, मेरी तो वाकई इतनी भयानक मौत हुई। जिस खिलाड़ी का शरीर धड़ से अलग हो गया था, उसने शोक से भरी एक कराह निकाली, फिर गुस्से से भरा हुआ जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। जैसा कि उम्मीद थी, उसकी आत्मा वापस उसकी मूल दुनिया में उसके मूल शरीर में आ गई। वह गेम के टेलीपोर्टेशन पॉड से बाहर निकला, छत को घूरता हुआ और हौंफता हुआ। ठीक पीछे चल रहे तीसरे खिलाड़ी को भी एक छोटी सी गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ी। डाकू राक्षसों द्वारा फेंके गए पत्थरों के बार बार हमले के बाद उसकी एक आंख निकल गई थी। जैसे ही वह अपने साथियों के पास लौटने वाला था, एक डाकू राक्षस ने तीर चलाया जो उसके सिर के पिछले हिस्से को भेद गया। खिलाड़ी की हरकतें थम गईं और वह खून से लथपथ घास पर सिर के बल गिर पड़ा। इस समय खेल में केवल 5 खिलाड़ी ही बचे थे। डाकुओं के राक्षसों से घिरे होने के कारण वे गंभीर खतरे में थे। उनके शरीर को पहले ही काफ़ी नुकसान पहुंच चुका था। अगर उन्होंने अपनी दर्द की अनुभूति को पहले ही बंद न कर दिया होता तो शायद वे अब तक दर्द से बेहोश हो चुके होते। नहीं, हमें तुरंत पीछे हटना होगा, वरना हम सब यहीं मर जाएंगे। हल्के कवच पहने एक हटे कट्टे आदमी ने अपनी चौड़ी तलवार को बेसबॉल बैट की तरह इस्तेमाल किया और रसोई के चाकू लिए एक राक्षस डाकू को दूर धकेल दिया। फिर अपने साथी पर चिल्लाया, लेकिन यहाँ इतने सारे राक्षस हैं, हम पीछे कैसे हट सकते हैं?
5 गेमर एक दूसरे की पीठ से सटकर हडल्ड होकर डाकू राक्षसों से लड़ रहे थे और साथ ही चिल्लाते हुए बचने के तरीके पर चर्चा कर रहे थे। एक सच्चे योद्धा को न केवल शत्रु को मारना आना चाहिए बल्कि स्वयं की रक्षा करना भी आना चाहिए। अब उन्हें शत्रु के घेरे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना होगा। केवल इसी तरह वे युद्ध क्षेत्र में एक परिपूर्ण अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अगर वे सब खत्म हो गए तो निश्चित रूप से यह वह परिणाम नहीं होगा जो वे चाहते थे। हम पीछे कैसे हटेंगे? हम तो सीधे हमला कर देंगे। क्या आप उम्मीद करते हैं कि ये राक्षस हमारे लिए रास्ता साफ करेंगे? एक पीले चेहरे वाले गेमर ने दहाड़ मारी। उसके शरीर में 7-8 तीर धंसे हुए थे और एक नुकीला तीर उसकी खोपड़ी को भेदते हुए उसके माथे की ओर देख रहा था, जिससे वह काफी हास्यास्पद लग रहा था। सौभाग्य से इनमें से कोई भी तीर शरीर के किसी महत्वपूर्ण अंग पर नहीं लगा, इसलिए वे उस शरीर को मृत्यु के कगार तक पहुंचाने और उसे निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त नहीं थे जिसका वह उपयोग कर रहा था। धिक्कार है, होली ड्रैगन सिटी क्या सोच रहा है? उन्होंने इस शरीर को धातु के कवच से क्यों नहीं बनाया? ऐसा होता तो ये राक्षसों के हमलों से डरता ही नहीं। एक गेमर गंभीर रूप से घायल हो गया था और शायद वह ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाएगा। अपने क्षत विक्षत शरीर को देखकर वह शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाया। अरे, ये तो ट्रांसफॉर्मर्स है। हम यहाँ एक असली खेल में भाग लेने आए हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें ऐसे शरीर का उपयोग करने की आवश्यकता है जो हमारी शारीरिक स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त हो। अगर हम आपको धातु का एक टुकड़ा दे दें तो कैसा होगा? डाकू राक्षसों के हमलों का सामना करते हुए समूह धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ा जहां से वे आए थे। हालांकि उनके 3 साथी अभी अभी मारे गए थे और घावों से लथपथ थे, लेकिन इस समय वे बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं थे। चूंकि उनके शरीर को चोट नहीं लगी थी, इसलिए उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं था, बल्कि जीवन मरण के उस संघर्ष ने उनके भीतर एक प्रज्वलित जुनून पैदा कर दिया था। वे मरने के लिए भी तैयार थे, लेकिन मरने से पहले उन्होंने ठान लिया था कि वे जितने हो सके उतने डाकू राक्षसों को अपना शिकार बनाएंगे। जब मैं अपनी मूल दुनिया में लौटा और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताया तो मेरे पास डींग मारने के लिए बहुत कुछ था। हाँ, उन लोगों से पूछो जो टावर सिटी की दुनिया में गए थे, उनमें से कितनों ने सचमुच अपने हाथों से राक्षसों को मारा था। मेरा एक दोस्त भी उनमें से एक था और उसने 1 से अधिक लोगों की हत्या की। अपने दोस्तों द्वारा ईर्ष्या और ईर्ष्या का पात्र बनने का विचार अविश्वसनीय रूप से रोमांचक है। तो अब उन्हें बस दुश्मन की घेराबंदी तोड़कर जिंदा बाहर निकलना होगा। हालांकि पीछे हटते समय उनकी रक्षा पंक्ति एक बार फिर लड़खड़ा गई, जिसके परिणामस्वरूप एक और खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हो गया। फेंका गया भला उसकी छाती में जा लगा और पल भर में उसका दिल चकनाचूर हो गया। भाइयों, मैं पहले जा रहा हूँ। मेरे लिए कुछ और राक्षसों को मारना याद रखना। खून थूकते हुए खिलाड़ी के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। फिर उसने जोर से चिल्लाते हुए अपनी छाती में फंसा भाला निकाला और पीछे गिरने से पहले घात लगाकर हमला करने वाले राक्षस डाकू को गोली मारकर मार डाला। चिंता मत करो, मैं तुम्हें व्यर्थ मरने नहीं दूंगा। बाकी बचे 4 खिलाड़ी हंसे और गालियां दी। अपने साथी का शव जमीन पर पड़ा देखकर उनका लड़ने का जज्बा फिर से जाग उठा और उन्होंने एक के बाद एक कई और डाकू राक्षसों को मार गिराया। लेकिन ये डाकू राक्षस निडर और निर्दयी थे। खिलाड़ियों के पीछे हटने के रास्ते में अनगिनत लाशें छोड़ने के बावजूद वे खिलाड़ियों की ओर तेजी से बढ़ते रहे। लड़ाई के एक और दौर के बाद शेष 4 खिलाड़ियों में से 2 और खिलाड़ी थक गए और इन डाकू राक्षसों के भालों से उनके शरीर में छेद हो गए। अपना ख्याल रखना भाई, मैं अब जा रहा हूँ। भाइयों, हिम्मत रखो, मैं तुम्हें बाद में ड्रिंक्स पिलाऊंगा और हम तब तक पेंगे जब तक हम नशे में चूर न हो जाएं। दोनों खिलाड़ियों की आवाज में आक्रोश साफ झलक रहा था, मानो उन्हें इस बात का गहरा अफसोस हो कि वे आगे लड़ नहीं सकते। दुर्भाग्यवश शरीर ने उन्हें हुए गंभीर नुकसान के आधार पर मृत घोषित कर दिया। होस्ट बॉडी के काम करना बंद करने के तुरंत बाद दोनों गेमर्स को एक साथ उनके मूल दुनिया में वापस टेलीपोर्ट कर दिया गया। बाकी बचे दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे खून से सने हुए थे, लेकिन उनकी थकी हुई आंखों में अभी भी लड़ने का जज्बा झलक रहा था। हाँ, मुझे यह एहसास बहुत पसंद है। बिल्कुल सही, एक मर्द की लड़ाई ऐसी ही होनी चाहिए। अगर आपको जीवन में सिर्फ एक बार ही इसका अनुभव करने का मौका मिले तो यह वाकई सार्थक है। अंत तक डटे रहने वाले दोनों व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो चुके थे, उनके कवच के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और हथियारों को पकड़े हुए उनकी भुजाएं अनियंत्रित रूप से कांप रही थीं। इसके बावजूद दोनों ने हार नहीं मानी और कमजोर पैरों के कारण गिरने से बचने के लिए एक दूसरे की पीठ से पीठ मिलाकर खड़े रहे। तभी भले लिए हुए 7 या 8 डाकू राक्षस एक साथ जमा हुए और एक ही समय में अपने भले उन पर चला दिए। ये हमला उन दोनों खिलाड़ियों के लिए एक ऐसा घातक दांव साबित हुआ जिसका कोई हल नहीं था और वे पहले से ही थके हुए थे। पफ, तेज धारदार तलवारों के मांस को भेदने की आवाज गूंज उठी और 2 खिलाड़ी 7-8 भालों से एक साथ घायल हो गए। उनकी आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई और उनके हाथों से ऊंची उठाई हुई युद्ध तलवारें फिसल गईं। फिर मिलेंगे भाई, अवश्य। उनकी आवाजें कमजोर थीं और उनके होठों पर एक असहाय लेकिन राहत और गर्व भरी मुस्कान थी।
उनके दोनों खून से सने हाथ पूरी ताकत से एक साथ जुड़े हुए थे। वूश वूश, अचानक ऊपर से तेज हवा की आवाज़ें सुनाई दीं। उन दोनों के ऊपर आकाश में एक अजीबोगरीब आकार की उड़ने वाली मशीन प्रकट हुई। उसने डाकू राक्षसों को निशाना बना लिया था और नीचे से निकली तोपों की नालें लगातार गोलियां चलाने लगीं। प्रत्येक गोली अपनी प्रबल गतिज ऊर्जा के साथ अत्यंत उच्च सटीकता और आश्चर्यजनक गति रखती है। इस विमान के सामने यहाँ तक कि एक या दो स्तर के डाकू राक्षस भी पूरी तरह से प्रतिरोध करने में असमर्थ थे। महज 10 सेकंड के भीतर नजर आने वाले सभी डाकुओं और राक्षसों को गोली मार दी गई, जिससे जमीन पर क्षत विक्षत शव बिखरे पड़े रहे। इस दृश्य को देखकर दोनों गेमर्स की आंखों में हैरानी और ईर्ष्या की चमक आ गई और वे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। इसी बीच जो गेम खिलाड़ी पहले भाग गए थे, वे होली ड्रैगन सिटी के गश्ती दल के सदस्यों के एक समूह का नेतृत्व कर रहे थे और पूरी गति से उनकी ओर दौड़ रहे थे। स्टो अध्याय 937 कुछ तो गड़बड़ है। तुमने क्या कहा? गेम वैली में अचानक जंगली इमारतें प्रकट हो गईं। तांग जेन मूल रूप से होली ड्रैगन सिटी में स्थित राक्षस प्रयोग केंद्र में दाशियोंग और 4 भुजाओं वाले लड़के के साथ घूम रहा था और यह जांच कर रहा था कि क्या शोधकर्ताओं ने आदिवासी संरक्षक के शव को प्राप्त करने के बाद कोई विशेष खोज की है। वह वहां कुछ ही समय से था कि अचानक उसे यह खबर मिली। सामान्य परिस्थितियों में हालांकि लुचेन के नियंत्रित क्षेत्र में अवैध इमारतें हो सकती हैं, लेकिन इसकी संभावना निस्संदेह बहुत कम है। लेकिन यह बाहरी इमारत होली ड्रैगन सिटी के इतनी करीब है और यह हमारे बाहरी शहरी क्षेत्र में भी है। ये तो वाकई आश्चर्यजनक है। मुझे हमेशा से लगता था कि यह मामला इतना आसान नहीं है। तांग जेन ने कलाई पर लगे कंप्यूटर से लाइव वीडियो फीड देखा और अपने बगल में बैठे कियान लॉन्ग से कहा, दरअसल मैंने ऐसी ही कुछ बातें सुनी हैं। एक बार एक जंगली इमारत ने एक शहर के द्वार को अवरुद्ध कर दिया था, जिससे शहर के निवासियों को अंदर या बाहर जाने में परेशानी हो रही थी। मैंने सुना था कि वाइल्ड टावर में रहने वाले राक्षस बहुत शक्तिशाली थे। उस टावर को नष्ट करने में बहुत समय लगा और अंततः नष्ट होने से पहले अधिकांश योद्धा मारे गए या घायल हो गए। बेशक मुझे सटीक जानकारी नहीं है और यह मामला सच है या झूठ, इसकी पुष्टि अभी बाकी है। कियान लॉन्ग सोच में डूबा हुआ लग रहा था और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने तांग जेन से कहा, अगर ऐसा है तो शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा हूँ। चलिए देखते हैं कि यह किस तरह की अवैध इमारत है। ये कहने के बाद तांग जेन ने बिग बेयर से 4 भुजाओं वाले लड़के को एक तरफ खेलने के लिए ले जाने को कहा। फिर दोनों ने गेम वैली जाने के लिए हेलीकॉप्टर की तैयारी की। जाने से पहले तांग जेन को कुछ याद आया और वह अचानक रुक गया और अपने बगल में खड़े बिग बेयर से बोला, बिग बेयर, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास इस समय कितने नरभक्षी चेले हैं? ये सुनकर उंगलियां चूस रहा भालू तुरंत अपने चमकदार गंजे सिर को अपने बड़े से हथेली से छूकर, जो ताड़ के पंखे के आकार की थी, हैरान होकर बोला, 300, 500, 700, चीक चीक कितने हैं? दादाजी वान ने मुझे कुछ दिन पहले बताया था, लेकिन दाशियों को याद नहीं है। मैं अभी जाकर दादाजी वान से पूछती हूँ। जैसे ही भालू बोला, उसने 4 भुजाओं वाले लड़के को पकड़ लिया, जाहिर तौर पर भागने का इरादा रखते हुए। तुम्हें अपने खाली समय में सांस्कृतिक ज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, न कि सारा दिन खेलते रहना चाहिए। तुम तो बड़े शरारती हो। तांग जेन ने बड़े भालू की ओर इशारा किया और खिलखिला कर हंसा, फिर बगल में खड़े छोटे लड़के की ओर देखा और उसके उतने ही चमकदार गंजे सिर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। और तुम भी अपने भाई से और भी सीखना याद रखना, नहीं तो अगली बार जब मैं आऊँगा तो तुम्हारे लिए कोई मिठाई नहीं लाऊंगा। ये वाक्य किसी भी आदेश से अधिक प्रभावी है। तांग जेन की इस चेतावनी को सुनकर कि अगर वे मन लगाकर पढ़ाई नहीं करेंगे तो वह उन्हें मिठाई नहीं देगा, बिग बेयर और 4 भुजाओं वाले लड़के ने तुरंत अपनी छाती थपथपाई और मन लगाकर पढ़ाई करने और 1 से 100 तक की संख्याओं को धाराप्रवाह पढ़ने की कोशिश करने का वादा किया। ये सुनकर तांग जेन मुस्कुराया और कियान लॉन्ग के साथ राक्षस अनुसंधान केंद्र से बाहर निकल गया। दरअसल वह नोबिता के नेतृत्व वाली नरभक्षी सेना को लेकर काफी चिंतित था। उसकी पिछली टिप्पणी का उद्देश्य केवल इस भोले भाले बड़े आदमी को चिढ़ाना था। भालू को ठीक ठीक पता था कि उसके पास कितनी मिठाइयां हैं, लेकिन वह कभी यह पता नहीं लगा पाया कि उसके कितने अधीनस्थ हैं, क्योंकि वह गिन नहीं सकता था। हालांकि इससे बिग बियर की नेतृत्व क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा माना जाता है कि जल्द ही तांग जेन द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई नरभक्षी सेना युद्ध के मैदान में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी। इस समय तक तांग जेन और अन्य लोग आसमान में उड़ान भर चुके थे। गेम वैली होली ड्रैगन सिटी के भीतरी शहर से कुछ दूरी पर स्थित है, लेकिन सशस्त्र हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ऊपर से देखने पर वन्यजीव घाटी चौकोर आकार के पहाड़ों से घिरी हुई है, जिनके भीतर ऊंचे हरे भरे पेड़ हैं, जिससे घाटी एक विशाल बोनसाई की तरह दिखती है। यहाँ का नज़ारा किसी परिलोक जैसा है, जो इस जगह को सचमुच स्वर्ग बना देता है। अगर कोई यहाँ शहर बसाता है तो शायद उसे तब तक राक्षसों द्वारा परेशान किए जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी जब तक कि शहर चौथे या 5वें स्तर तक नहीं पहुँच जाता।
क्योंकि इस क्षेत्र के चारों ओर स्थित लगभग 1000 मीटर ऊंचे पहाड़ सबसे बेहतरीन सुरक्षा अवरोध का काम करते हैं। हालांकि इसका वर्तमान उद्देश्य गेमर्स को गेम बीच में छोड़ने से रोकना है, ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके। गेम वैली को एक पूरी तरह से बंद गेम वर्ल्ड के रूप में वर्णित किया जा सकता है। भले ही खिलाड़ी टावर सिटी वर्ल्ड में जाएं, वे केवल गेम में भाग ले सकते हैं और उस दूसरे वर्ल्ड के दृश्यों का अनुभव कर सकते हैं, उनका असली टावर सिटी वर्ल्ड से कोई संपर्क नहीं होता। ये निर्णय तांग जेन ने गहन विचार विमर्श के बाद लिया था। क्योंकि टावर सिटी की दुनिया में स्थिति जटिल है और टावर सिटी खुद लूटपाट और आक्रमण से अटूट रूप से जुड़ी हुई है, इसलिए तांग जेन नहीं चाहता था कि मूल दुनिया के निवासी इससे संबंधित चीज़ों के साथ बहुत अधिक संपर्क में आएं। इसलिए उनके सामने जो प्रस्तुत किया जाता है वह केवल इमारतों की एक सौंदर्यपूर्ण दुनिया है। आखिरकार वास्तविक दुनिया हमारी कल्पना से कहीं अधिक क्रूर है और यह उतनी आकर्षक नहीं हो सकती जितनी हम सोचते हैं। नीचे तैनात पवित्र ड्रैगन योद्धाओं ने विमान के आने का पहले ही पता लगा लिया था और तुरंत मार्गदर्शन प्रदान किया। इसके बाद हेलीकॉप्टर धीरे धीरे एक लॉन पर उतरा। तांग जेन और कियानलोंग विमान से कूद गए और धीरे धीरे चट्टान के नीचे स्थित एक गुफा की ओर चले गए। ये गुफा 1000 वर्ग मीटर से भी अधिक बड़ी है और इसमें कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हैं जो पूरी वन्यजीव घाटी में होने वाली हर गतिविधि पर नजर रख सकते हैं। कर्मचारी विभिन्न आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे और अप्रत्याशित परिस्थितियों से समय पर निपटने के लिए गश्ती ड्रोन को दूर से नियंत्रित भी कर सकेंगे। वर्तमान में होली ड्रैगन सिटी में लगभग 2 दर्जन निवासी हैं जो यहाँ के दैनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें से अधिकांश मूल दुनिया से भर्ती किए गए तकनीकी प्रतिभावान लोग हैं। इस बीच व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ सुरक्षा बल भी तैनात है जो हर समय सतर्क रहता है। अलार्म बजते ही वे तुरंत कार्रवाई करेंगे और बहुत कम समय में अलार्म क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। हालांकि इस अप्रत्याशित घटना ने सुरक्षाकर्मियों को भारी झटका दिया। राक्षसों के अचानक प्रकट होने से लगभग 10 खिलाड़ी हताहत हो गए, जो कोई छोटी घटना नहीं है। हालांकि खिलाड़ियों की जान नहीं गई, लेकिन ये घटना बेहद गंभीर है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होली ड्रैगन सिटी के साधकों ने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की। तांग जेन और कियानलोंग को प्रकट होते देख होली ड्रैगन सिटी का एक साधक, जो काले रंग के मानक युद्ध कवच में लिपटा हुआ था और एकदम सीधा खड़ा था, अपने चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी लिए उनकी ओर बढ़ा। हे नगर स्वामी, यह एक दुर्घटना थी, लेकिन मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। कृपया मुझे दंडित करें। होली ड्रैगन सिटी के उस साधक ने समझाने की कोशिश की, लेकिन तांग जेन ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। ठीक है, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं थी, बस अगली बार थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना। दरअसल तांग जेन को भी यह उम्मीद नहीं थी कि उसके शहर के बाहरी इलाके में एक विशाल मीनार प्रकट हो जाएगी। ये स्थिति बेहद असामान्य थी और यह समझ में आता है कि उसके अधीनस्थ सतर्क नहीं थे। गेम वैली में कई इमारतें हैं और अगर अचानक कोई अवैध इमारत दिखाई दे तो शायद ही कोई उस पर ध्यान देगा। इसके अलावा यह अवैध इमारत घने जंगल में स्थित है, जो निगरानी कैमरों की नज़र से बचकर चुपचाप दिखाई देती है, जिससे इसे ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है। अगर वे राक्षस अचानक प्रकट न हुए होते तो ड्रोन गश्ती विमान को इस परित्यक्त इमारत के अस्तित्व का पता लगाने में और भी अधिक समय लग सकता था। मुझे पूरी घटना का ब्यौरा बताओ। तांग जेन और कियानलोंग खेल घाटी में अपने पशुओं पर सवार हुए और चलते हुए अपने साथ चल रहे पवित्र ड्रैगन शहर के साधकों से सवाल पूछने लगे। खेल को यथासंभव यथार्थवादी बनाने के लिए खेल की घाटी में कुछ तकनीकी रूप से उन्नत चाकुओं से परहेज किया जाता है और परिवहन का मुख्य साधन जानवरों की सवारी करना है। तकनीकी उपकरणों का उपयोग करते समय भी हम गेम वैली में मौजूद हजारों खिलाड़ियों को इसे देखने से रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि यह बहुत ही अनुचित होगा और गेमिंग अनुभव को बहुत प्रभावित करेगा। कुल 8 गेमर्स की मौत हो गई और क्षतिग्रस्त शरीर बरामद कर लिए गए हैं। हालांकि ये गेमर्स काफ़ी शक्तिशाली थे, जिन्होंने 40 से अधिक राक्षसों को मार गिराया। जहां तक परित्यक्त इमारत की बात है, उसे खाली कर दिया गया है, सभी राक्षसों को वश में कर लिया गया है और अंदर की वस्तुओं को छांटकर व्यवस्थित करके और सीलबंद करके सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया है। पवित्र ड्रैगन सिटी का साधक अपने युद्ध पशु पर सवार होकर चलते हुए तांग जेन से बात कर रहा था। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है, चलिए अब जाकर देखते हैं। समूह ने अपने जानवरों को दौड़ाया, जिससे धूल का बादल उठता हुआ वे उस जंगली इमारत की ओर सरपट दौड़ पड़े। स्टॉप अध्याय 938 एक सरल लेकिन असाधारण जंगली इमारत। 12 मिनट बाद समूह घटनास्थल पर पहुंचा। मिट्टी और चट्टानों को मिलाकर निर्मित एक विचित्र अलौकिक इमारत, जो किसी डाकू के गढ़ जैसी दिखती थी, अचानक एक घने जंगल में प्रकट हुई। इस इमारत का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है और इसकी शैली सरल और प्राचीन है। ये देखने में काफ़ी उजाड़ और वीरान लगती है और पहली नज़र में ही समझ आ जाता है कि ये दयालु लोगों के रहने की जगह नहीं है। इस सुरम्य वन्यजीव घाटी में खून से लथपथ ऐसी इमारत का दिखना वास्तव में एक भद्दा दृश्य है।
इस गेम वैली की शैली मुख्य रूप से अवकाश और मनोरंजन पर आधारित है, जिसका उद्देश्य गेमर्स के लिए एक आरामदायक वातावरण बनाना है। आपको यहाँ किसी तरह की लड़ाई या संघर्ष देखने को नहीं मिलेगा। बेशक भविष्य में होली ड्रैगन सिटी कुछ नई गेम घाटियों का निर्माण जारी रखेगी, जहां खिलाड़ियों के शिकार के लिए राक्षसों को छोड़ा जाएगा। ये खेल घाटियां जहां राक्षस छोड़े जाते हैं पूरी तरह से तांग जेन द्वारा घेरी जाएंगी। उनमें प्रवेश करने के लिए आपको अल्प दूरी के टेलीपोर्टेशन तंत्र का उपयोग करना होगा। अपने पास मौजूद सभी सूचनाओं और आंकड़ों के साथ होली ड्रैगन सिटी ने अब इस प्रयोग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और 100 किलोमीटर के दायरे में एकल व्यक्ति टेलीपोर्टेशन सरणियों का निर्माण और उपयोग शुरू हो गया है। हमारे सामने मौजूद इस जंगली इमारत की शैली आगे बनने वाली शिकार घाटियों की शैली से मेल खाती है और दोनों में ही हत्या से जुड़ी क्रूरता का आभास मिलता है। कई साधकों की सुरक्षा में तांग जेन उस खाली पड़े जंगली भवन में दाखिल हुआ। ये स्पष्ट है कि यह एक सुसज्जित डाकू शिविर है, जिसमें अच्छी तरह से बनाए गए गहरे कुएं, भंडारण कक्ष, प्रशिक्षण मैदान और जेलें हैं। रक्षा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली परिधि के चारों ओर बनी मिट्टी की दीवारों में आसान अवलोकन और गोलीबारी के लिए ऊंचे लकड़ी के बुर्ज भी थे। इसके आकार को देखते हुए ये कम से कम 400 से 500 लोगों के रहने की सुविधा प्रदान कर सकता है। पहाड़ी किले के हर कोने में खंभों से बंधे और लटकते पिंजरों में कैद कंकाल के अवशेष देखे जा सकते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि ये डाकू दयालु लोग नहीं हैं और संभवतः नियमित रूप से कई हत्याएं और लूटपाट करते रहे हैं। शायद यह इस बात का उदाहरण है कि अनेक बुरे कर्म करने वाले अंततः अपने ही पतन का कारण बनते हैं। पता नहीं इन डाकुओं ने किस शक्तिशाली शत्रु को उकसाया था, लेकिन इस गढ़ को करारा प्रहार झेलना पड़ा और यह पल भर में पूरी तरह नष्ट हो गया। इसी वजह से यह एक अनोखी इमारत बन सकी और इमारतों की दुनिया में अपनी जगह बना पाए। गंधक की गंध से भरे पहाड़ी गांव में घूमने के बाद तांग जेन सबकी निगाहों के बीच से बाहर निकल गया। हालांकि उसकी आंखों और बाहों में संदेह का एक संकेत था, मानो वह किसी बात पर सोच रहा हो। हालांकि उसने शुरू से अंत तक कुछ नहीं कहा, बल्कि वह उस सुनसान इमारत में पड़े सामानों के ढेर की ओर चला गया। फटे पुराने हथियारों और कवच के ढेर के साथ साथ बिखरे हुए सिक्कों और अन्य वस्तुओं को देखते हुए तांग जेन ने लापरवाही से एक सोने का सिक्का उठा लिया। जैसे ही सिक्के उसके हाथ में आए, तांग जेन का शरीर लगभग न के बराबर कांप उठा और उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उसने एक बार फिर लापरवाही से हाथ हिलाते हुए जमीन पर पड़ी सभी चीज़ों को अपने स्टोरेज रिंग में रख लिया। अब जब छिपे हुए खतरे से निपट लिया गया है, तो चलो इस सुनसान इमारत को छोड़ देते हैं। वे राक्षस किसी काम के नहीं हैं, उन सबको खत्म कर दो। आदेश मिलते ही तांग जेन की आकृति आकाश में उड़ गई और सीधे भीतरी शहर की ओर बढ़ गई। उसके मन में कई सवाल थे और उसे उनकी पुष्टि करने की तत्काल आवश्यकता थी। उनके अवलोकनों के आधार पर जिस दुनिया में इस प्रकार की जंगली इमारत स्थित है, वह मूल दुनिया की मध्ययुगीन शैली से कुछ हद तक मिलती जुलती है और यह शीत युद्ध के युग में है। होली ड्रैगन सिटी को 9वें स्तर के शहर में अपग्रेड करने के बाद इस प्रकार की दुनिया शुरुआती खोजों के लिए सबसे उपयुक्त दुनिया है। इस कम ऊर्जा वाली दुनिया में शक्तिशाली देशी साधकों का सामना करने या तकनीकी दुनिया के अत्यधिक विनाशकारी उच्च तकनीकी हथियारों के संपर्क में आने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। होली ड्रैगन सिटी की मौजूदा ताकत के साथ ये कम ऊर्जा वाले इस वातावरण में व्यावहारिक रूप से पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। इस स्थिति को देखते हुए ये समझ में आता है कि तांग जेन को इस तरह के अनाधिकृत निर्माण पर संदेह क्यों होगा। होली ड्रैगन सिटी पहुंचते ही तांग जेन बिना किसी झिझक के सीधे उस कमरे में गया जहां आधारशिला मंच स्थित था। होली ड्रैगन सिटी के कई निवासी आधारशिला चबूतरे के सामने व्यापार कर रहे थे। तांग जेन को देखते ही वे तुरंत चतुराई से पीछे हट गए, जिससे तांग जेन को एकांत और शांत स्थान मिल गया। तांग जेन ने येलू से एक सिक्का निकाला, कुछ देर तक उसे अपने हाथ में घुमाता रहा और फिर अपने सामने बने आधार मंच की ओर देखा। होली ड्रैगन सिटी को 9वें स्तर के शहर में अपग्रेड किया जाने वाला है और इसे एक अन्य दुनिया पर आक्रमण करने का कार्य भी सौंपा जाएगा। हालांकि इस नाजुक मोड़ पर होली ड्रैगन सिटी के बाहरी शहरी क्षेत्र में एक जंगली इमारत प्रकट हुई है। ये स्थिति काफ़ी असामान्य प्रतीत होती है। तांग जेन के भाषण के दौरान कमरा पूरी तरह से खाली था, फिर भी उनके शब्दों से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह खुद से बात कर रहे हों, जो कि काफ़ी अजीब था। इसके अलावा इस रहस्यमयी इमारत में मौजूद वस्तुओं को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस दूसरी दुनिया में ये रहस्यमयी इमारत स्थित है, वह भी संभवतः ऐसी दुनिया है जहां ठंडे हथियार ही मुख्य हथियार हैं। इस दूसरी दुनिया में संसाधनों या प्रशिक्षण के अवसरों की कोई कमी नहीं है, और यदि वहां साधक मौजूद भी हैं, तो खतरे का स्तर स्वीकार्य है। यह अलौकिक क्षेत्र होली ड्रैगन सिटी में उन्नति की खोज में लगे लोगों के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। जैसे ही तांग जेन ने बोलना समाप्त किया, उसने लापरवाही से अपने हाथ में मौजूद सोने के सिक्के उछाल दिए और अपने सामने स्थित आधारशिला चबूतरे को घूरने लगा। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ, क्या आपने जानबूझकर इसे दुनिया को दिखाने के लिए होली ड्रैगन सिटी में लाया था? लंबे इंतजार के बाद भी आधारशिला मंच से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
ये स्थिति तांग जेन की अपेक्षाओं के अनुरूप थी, लेकिन फिर भी उसने आधारभूत मंच पर इस तरह सवाल उठाए जैसे वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, क्योंकि उन्हें हमेशा से यह आभास होता था कि यह आधारभूत मंच निश्चित रूप से सरल नहीं है और इसमें कुछ अज्ञात रहस्य छिपे होने चाहिए। इसके अलावा इस जंगली इमारत का दिखना वास्तव में बहुत ही असामान्य है, क्योंकि जिस स्थान पर यह प्रकट हुई है उसे नींव के चबूतरे से स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है और इसे होली ड्रैगन सिटी के नियंत्रण में लाया गया है। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए थी, अन्यथा एक सुरक्षित क्षेत्र माने जाने वाले शहर और एक निर्जन क्षेत्र में क्या अंतर रह जाएगा। दुर्भाग्यवश कॉर्नरस्टोन प्लेटफॉर्म हमेशा की तरह शांत रहा, उसकी पूछताछ को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, जिससे तांग जेन असहाय रह गया। तांग जेन अपने प्रयासों में असफल रहने पर भी निराश नहीं हुए। उन्हें जो लाभ दिया जा रहा था उसे वे ठुकरा नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा करना बुद्धिमानी नहीं होती। दरअसल तांग जेन की सबसे अहम समस्याओं में से एक ये है कि किस दूसरे लोक पर आक्रमण किया जाए, इसका चुनाव कैसे किया जाए। चुनने के लिए एक से अधिक वैकल्पिक दुनिया मौजूद हैं। उदाहरण के लिए बंजर भूमि की दुनिया के आयामी निर्देशांक पहले से ही स्पष्ट हैं। हालांकि इस बंजर दुनिया तक मोबाइल फ़ोन के जरिए पहुंचा जा सकता है। अगर इसे होली ड्रैगन सिटी के आक्रमण के लिए चुना जाता है तो यह निस्संदेह संसाधनों की भारी बर्बादी होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि हर दूसरी दुनिया एक विशाल खजाने की तरह है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपके पास जितना अधिक होगा उतना ही बेहतर होगा। राष्ट्रीय स्तर की शहरी इमारतों का बार बार अन्य दुनियाओं में दिखाई देना कोई असामान्य बात नहीं है, वास्तव में ये काफ़ी आम बात है। सबसे पहले इससे लाभ अधिकतम होता है, क्योंकि एक परिचित परलोक को नियंत्रित करना हमेशा एक अपरिचित परलोक की तुलना में आसान होता है। दूसरे, परलोक के निर्देशांक अत्यंत मूल्यवान होते हैं। एक बार जब अन्य शहरों द्वारा उनका विश्लेषण और निर्धारण कर लिया जाता है तो उसी परलोक की वस्तुओं के निर्देशांकों का विश्लेषण करना संभव नहीं रह जाता। किसी ज्ञात वैकल्पिक दुनिया के निर्देशांक प्राप्त करने का सबसे आम तरीका व्यापार के माध्यम से है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरा पक्ष आपको बेचने के लिए तैयार है या नहीं। इसलिए कोई भी शहर इस तरह के एक बार मिलने वाले मुफ्त अवसर को हाथ से जाने नहीं देगा। कॉर्नरस्टोन प्लेटफॉर्म से सूचना मिलने के बाद तांग जेन को कुछ अफसोस और अनिच्छा महसूस हुई, लेकिन उसने अकेले ही दूसरी दुनिया पर आक्रमण करने का फैसला किया। इससे सुरक्षा और सफलता दर दोनों में काफ़ी सुधार होगा। होली ड्रैगन सिटी में इस शुरुआती खोज के लिए उसने बैटल स्काई सिटी की यात्रा करने की योजना भी बनाई थी और ज्ञात विश्व निर्देशांक प्राप्त करने के लिए कुछ लाभ देने के लिए तैयार था। इसके बाद वह इन परलोक निर्देशांकों में से एक अपेक्षाकृत सुरक्षित दुनिया का चयन करेगा ताकि वह पवित्र ड्रैगन शहर में अपना पदार्पण कर सके। हालांकि अब ऐसा प्रतीत होता है कि इन योजनाओं की अब आवश्यकता नहीं है। एस्ट